आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया तो मुझे अचानक औरंगज़ेब याद आ गया। मेरे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब दोनों सामने खड़े होते और कहा जाता है कि भाई तुम चुनो कि तुम किसको चुनोगे। तो हम शिवाजी को इतना ज़्यादा मानते हैं तो उनके रूल्स और उनके कानून को क्यों नहीं अपनाते? हमारे जो पार्लियामेंट्स में लोग जो बैठे हैं, शायद मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, 70% के अंदर तो लोग क्रिमिनल लोग हैं उसके अंदर। आसिफा का जो मसला था उसके मुजरिम को अब तक कुछ बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने उसको हार पहनाया। मैंने कहा था कि लाज रखना मेरे खुदा अपनी, जंग हारे ना आसिफा अपनी। तो मुझे लगता है कि वो जंग हार चुकी है। आदाब, नमस्कार, मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं। पॉलिटिशियन हैं, लॉयर हैं, बिजनेसमैन हैं, माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनसीपी थाने माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ शेख जी की। हम उनका अपने पॉडकास्ट में बदलाव एपिसोड में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, थैंक्स, आभार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सियासत की तरफ आपने कैसे रुख किया? सियासत देखिए एक हमारा इंटरनल पार्ट है हमारा जिंदगी का। जी, और एक थ्योरी है कि जिस लाइफ के अंदर सियासत नहीं होती ना, वो जिंदगी बेकार होती है। आप देखोगे कि सियासत एक ऐसा काम है जिससे आप ना इंसानियत की, मानवता की, जी, ह्यूमैनिटी की बहुत सेवा कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि एक आदमी ऐसा है जो किसी मस्जिद में है, मदरसे में है, तो उसकी एक सोशल लाइफ ना बहुत ही सीमित होती है। और एक इंसान जो पॉलिटिक्स में होता है, उसको हर मजहब के लोगों से मिलना, हर जात के लोगों से मिलना होता है और वो हर एक को फायदा पहुंचा सकता है। जी, मैंने अपने पॉलिटिक्स के कैरियर में ऐसे-ऐसे लोगों का काम किया जिनको मैंने आज तक देखा भी नहीं हूँ। जी, लेकिन जब उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, हम नॉन मुस्लिम बहने में नहीं जानता था। जी, उनको मैंने कोविड के ज़माने के अंदर उनको ऑक्सीजन गैस बाटला पहुँचाया उनको। क्या बात! उनके शौहर, उनके वडील, उनके आई, उनके माँ-बाप जब ज़िंदा बच गए, तो जब उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सियासत कितनी ज़रूरी है। शायद इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया था कि कल कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के जो 7 लोग होंगे, उसमें से एक सियासतदान होगा, क्या बात है! जो एक आदिल बादशाह, मतलब द किंग हू डू द जस्टिस विद हिज पीपल। आप जस्टिस करिए और यहाँ भी कामयाब और आखिरत में सक्सेस रहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं तो आज तक यही सुना था कि पॉलिटिक्स जो है एक ऐसी गंदी नाली है जहाँ आदमी घुस जाए तो उसका बाहर निकलना या फिर ईमान बदल जाता है। लेकिन आपने पॉजिटिव चीज़ें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। अब ये बताएँ कि आप एनसीपी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, तो आपने एनसीपी ही क्यों चुना? देखिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सेक्युलर पार्टियाँ, और बहुत सारी वैसी पार्टियाँ हैं जो कहती है अपने आप को सेक्युलर है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जेस्चर, उनका पोस्चर ऐसा दिखता नहीं है, बल्कि उनके नाम से कई मर्तबा इंसानों के अंदर आपस झगड़ा हो जाता है। जी, बल्कि मेरा मानना तो ये है, हम सब आदम की औलाद हैं। जी, जितने भी आस-पास हम सब आदम की औलाद हैं और हम सब हव्वा की औलाद हैं। हम जी, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और तमाम लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। अब रहा आपका सवाल कि राष्ट्रवादी ही क्यों? राष्ट्रवादी पार्टी, हम लोग जिस राज्य महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, इस महाराष्ट्र को कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी। बिल्कुल। इस मिट्टी के अंदर ऐसा होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पकड़ जातियों को, मतलब अगर मैं उर्दू ज़बान में कहूँ, तो 18 मुख्तलिफ कबाइल को, जातियों को उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म पर जमा किया, क्या बात! जिसके अंदर एसटी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मुसलमान, सभी लोगों को, सिख हो, ईसाई, सबको जमा किया। और ये खूबी मैं मिलती-जुलती खूबी मैं शरद पवार साहब के अंदर देखता हूँ और हमारे जो एमएलए हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, उनके अंदर देखता हूँ कि वो तमाम लोगों को साथ में लेके चलते हैं। क्या बात! और इसीलिए मैंने राष्ट्रवादी को जॉइन किया, ताकि
ये जो राष्ट्र प्रेम जो हमारे सीने के अंदर है, ये सिर्फ जबान पे नहीं बल्कि हमारे काम के अंदर है। क्या बात और बल्कि मेरा मानना तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक वकील थे, बहुत लोगों को नहीं मालूम। बिल्कुल, अगर मैं आप लोग सवाल करूं शायद आप भी उसका जवाब दे नहीं पाओगे। बिल्कुल। उनके जो वकील थे उनका नाम था मौलवी काजी हैदर अली। जी, आलिम भी थे, जस्टिस भी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना वकील बना, तो सोचो कितना मतलब टैलेंटेड आदमी होगा। बिल्कुल। मौलवी भी थे और वो जस्टिस भी थे। उनको उन्होंने अपना वकील बनाया, मतलब जो सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन जो होती थी उस जमाने में, जी, ट्विटर तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं कि मैंने अपने आप को इन्फॉर्मेशन दे दी, वो सारी उनके पास रहती थी। और उन्होंने महाराष्ट्र के नाम को बहुत ऊंचा किया, जी, तमाम लोगों को साथ में लेके चले। बल्कि वहां पर एक ऐसी मस्जिद भी है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मस्जिद बनाई। जी, बल्कि अगर आप अपने मराठी भाइयों से पूछोगे, हमारे कोकन जो थाना क्रॉस करोगे आप, तो मसला एक गांव है। मसला गांव के पास केलसी, एक छोटा सा गांव केलशी, पेंशी। आप गूगल करिएगा। जी, केलशी गांव के अंदर एक बहुत बड़े एक अल्लाह वाले एक दरगाह है, पीर बाबा याकूत रहमतुल्लाह अलैह की, जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उस्ताद माने जाते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने पीर बाबा याकूत को 1250 एकड़ जगह दरगाह को दी थी, दान की थी, क्या बात ताकि आप वहां पे अच्छे अच्छे काम करें। क्या बात और आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, हजारों साल गुजरने के बाद, कई साल जमाने गुजरने के बाद, आज भी वो 7/12 जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही है। क्या बात है! तो ये यूनिटी जो होनी चाहिए ना, ये देश प्रेम, ये मिट्टी से मोहब्बत, अपनी जमीन से मोहब्बत ये होनी चाहिए। अब मैंने ये देखी है कि शायद पवार साहब के अंदर और हमारे डॉक्टर जीता पवार साहब के अंदर है, इसीलिए मैंने वहां पर मैंने क्या बात जाना है! पसंद किया। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया, तो मुझे अचानक औरंगज़ेब याद आ गए। तो अभी जो औरंगज़ेब वाला मामला चल रहा था, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो एक एमएलए अबू आसिम आज़मी हैं, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अबू आसिम आजमी साहब एक अच्छे इंसान हैं, जी, उनकी एक पर्सनल थॉट हो सकती है। अगर कोई मेरे से पूछे, मैं आपके पॉडकास्ट पे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि लोग इसके बाद क्या रिएक्ट करेंगे। अगर आज मेरे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब दोनों सामने खड़े होते और कहा जाता है कि भाई तुम चुनो कि तुम किसको चुनोगे, जी, ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना महमूद मदनी साहब की भी यही अल्फाज है बिल्कुल, कि जिस आदमी ने देश को एक किया, कभी किसी के जात पात मजहब को कभी नहीं देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बॉडीगार्ड थे, रुस्तम जमान, जो वाघ का नाखून जिन्होंने बना कर दिया था, जी, कितने करीबी थे उनके। तो मौना ने कहा कि अगर मुझे चुनना होता तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को चुनता, और इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सबको एक किया था, कभी भी जात पात मजहब पे भेदभाव नहीं किया था, और उनकी जो स्ट्रेटेजी थी लोगों लेके चलने की, वो मुझे बहुत पसंद आती है, तो शायद मैं भी उनको ही चुनता। क्या बात है! और लॉ करने का फैसला आपने कब किया? लॉ करने का फैसला तो मैं रिपोर्ट सब पढ़ रहा था कि जेलों के अंदर कौन लोग कितने कितने लोग हैं, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने वो भी पढ़ी, रोना भी आया और बहुत अफसोस भी हुआ कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। एक वो कौम थी, एक वो सोसाइटी समाज था जिसके बारे में हमारे पैगंबर हमद नबी ने फरमाया था जी, कि तुम लोग इंसानियत की भलाई के लिए हो और तुमको इंसानियत सेवा करना है। और मुसलमान, द सीकिंग नॉलेज इज एप्लीगोट इन एवरी मुस्लिम, राइट, कि इल्म को सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। जी, तालीमात तो ये थी, लेकिन जब सच्चा कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो हमारी पॉपुलेशन इस देश के 16 से लेके 17% के बीच में है, लेकिन जेल में हमारी जो आबादी है, आप इमेजिन करिए कितनी होगी, कितनी फीसद होगी आपके हिसाब से, अब लगाइए, अंदाजा लगाइए कितनी होगी। मेरे ख़्याल से हमारी ज़्यादा ही होगी, कुछ 60%। हमारी पॉपुलेशन जहां पर 16% है, जेल के अंदर हमारी आबादी 32% है, मतलब हम अपनी आबादी से 2 गुना है। और मैं ये नहीं कहता कि सबके सब कल्प्रिट है या कन्विक्शन सबको हो चुका है, बल्कि बहुत से लोग, गरीब लोग ऐसे जो छोटे छोटे केस में फंसे गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, ऑटो चला रहा है, ऑटो चलाते चलाते बाय डिफॉल्ट उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो कि ठोक दे, ठोक दिया।
किसी ने उसको मार दिया, किसी ने केस कर दिया उसके ऊपर। उसके पास इतनी नॉलेज, उतना बेल का पैसा नहीं था कि वो अपनी बेल करा सके, और वो इंसान जेल में चला गया। और ऐसे बहुत से लोग हैं, बेगुनाह बहुत से लोग हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि जितने भी मुसलमानों को फंसाया गया है, उसमें से 80% लोगों का कन्विक्शन मतलब नहीं हुआ, और वो लोग बेगुनाह थे और उनको फंसाया गया, ट्रैप किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा, तो मैंने वो किरादा किया था उस दिन। बल्कि हमारे कॉलेज के सर हैं, बलदीप सर, सरदार जी हैं, ऐजुल सर, उन्होंने इंट्रो लेते हैं फर्स्ट दिन सबका बच्चों का। तो सबका इंट्रो लिया, भाई तुम्हारा एम क्या है, टारगेट क्या है? बच्चों ने कहा हमको ये बनना है, ये बनना है। तो मैंने कहा था भाई मेरा एम ये है कि मेरे मेरे लोग, मेरे समाज के लोग, दलित लोग, एसटी लोग अपनी आबादी से 2 गुना जेल के अंदर है। मैं इंशाल्लाह जिस दिन मेरा एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा, आप देखोगे सर, जुम्मा के दिन इंशाल्लाह, हर जुम्मा के दिन एक कैदी बेगुनाह जेल से बाहर निकलेगा। क्या बात है, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और आपने कहा कि इल्म हर मुसलमान पर सीखना फर्ज है, हमें कहा गया है। तो वो जो इल्म है वो किस इल्म के ताल्लुक से बात की गई है, दीनी इल्म या दुनियावी इल्म? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये आमतौर पर लोग समझते हैं कुरान शरीफ पढ़ना, ये हदीस ही पढ़ना, सिर्फ यही एक इल्म है। अगर आप कुरान शरीफ की पहली आयत देखोगे, जी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ठीक है? बिल्कुल। एक तो अल्लाह ने हमें पैदा किया, और एक उसने क्या पैदा किया है इसने। तो सब्जेक्ट एम्ब्रोलॉजी का, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, और तमाम सब्जेक्ट है इसके अंदर जो अल्लाह ने पैदा किया। तो हर मुसलमान को तमाम सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि अगर अलजेब्रा आप सब्जेक्ट देखोगे, मैं उसकी हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, वरना पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। जी, जी। अलजेब्रा का नाम खुद ये बताता है कि अलजबर रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक आलिम दीन थे, एक शख्स थे, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को इन्वेंशन किया। क्या बात है। तो ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है, तारीख है। मैप जो बनाया पूरे वर्ल्ड का मैप, साउथ पोल, नॉर्थ पोल जो था, अल जी। इदरीसी नाम के पहले आदमी ने जिसका इन्वेंशन किया उसका। तो मुझे आप बताएं कि यूथ और माइनॉरिटीज के जो इश्यूज हैं वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि हमारे भारत मुल्क, हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, सबके इश्यूज हम सब के लिए बहुत ही माना-खेज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। और हमारी कोशिश यही होती है, हमारी पार्टी की और हमारे संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हम सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पिसता है, जो सबसे ज़्यादा पिछला और बिछड़ा हुआ अगर कोई है, तो वो माइनॉरिटीज़ हैं। अब चाहे उसमें दलित आ जाएँ या मुसलमान आ जाएँ उसके अंदर, ये बहुत पिछड़े हुए हैं। इवन सचर कमेटी की रिपोर्ट है कि जब हमारे देश के अंदर 100 लोग पीएचडी करते हैं, जी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे उसमें लोग कितने परसेंट होंगे? एक अंदाज़ा आप भी लगाइए। बहुत कम, 20 के करीब। मैं अगर 20 जिस दिन 20% हो जाएँगे हमारे पीएचडी, तो समझ लो उस दिन बहुत अच्छा दिन होगा। लेकिन शायद आपको भी अफ़सोस होगा, सिर्फ़ 1% हमारे लोग, बहुत कम मतलब। बहुत मतलब बहुत से बहुत कम, मतलब ये ना के बराबर है। कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर वाला हिसाब है। जी, जी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, तालीम, जैसे मैंने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, कि सीक नॉलेज वेदर यू हैव टू ट्रैवल टू चाइना। राइट। कि उस ज़माने में चाइना ट्रैवल करना कितना सख्त था, लेकिन हमारे बिल्कुल। नबी ने फरमाया कि अगर तुमको चाइना भी जाना पड़े, मतलब मौत की बारी लगाना पड़े, तब भी तुम इल्म को हासिल करो। हासिल करो। और हमारी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन नज़र यही आता है कि तालीम, तालीम हासिल करिए और आगे बढ़िए, देश की सेवा करिए। बिल्कुल। और मुमरा और थाना माइनॉरिटीज के लिए आपने सबसे अहम काम क्या किया है अब तक? जब कोविड का ज़माना था, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने देखा, आपने जो क्वेश्चन किए, तो जब कोविड का ज़माना था, तो उस वक़्त हर एक के हालात, जो सैलराइज़्ड पर्सन थे, जो भी थे, सबके हालात पैक चल रहे थे। उस वक़्त हमने जो एजुकेशन जो स्कीम आती है, महात्मा फुले स्कीम, जी। मौलाना आज़ाद स्कीम, जी। मौलाना आज़ाद फाइनेंस बैंक की स्कीम, हॉकर स्कीम, जी। वो हमारे मुमरा कलवा के विभाग के एक प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी के, इशरत हुसैन, हमने उनको पूरी जवाबदारी दी, और माशाअल्लाह आपकी दुआ से तकरीबन 45 लाख रुपए स्कीम गवर्नमेंट से लाकर लोगों के अकाउंट में पैसे गए। क्या बात है। मतलब वो पैसा किसी के हाथ में नहीं आता, वो डायरेक्ट
आपके पेपर से, आपके डॉक्यूमेंट से आप स्कैन करेंगे, ऊपर जो मंत्रालय में लोग बैठे हैं वो स्कैन करेंगे, आपका अकाउंट नंबर आएगा, आपके बच्चे की फीस डायरेक्ट आपके पास और आपके स्कूल के पास जाती है। क्या बात है! बहुत अच्छा काम किया आपने। और आज के वक़्त में माइनॉरिटीज़ जो है सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस कर रही है? इस वक़्त तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो मैं देखता हूँ, सेफ्टी का है। मैं बहुत सारे यूथ को मैं जानता हूँ कि वो बाहर ट्रैवल करना, जाना भी मतलब एक डर की माहौल होता है, डर का एक माहौल होता है। जी, इवन मैं खुद ने मेरे वालिद साहब को मैंने देखा कई कई बार मेरे वालिद साहब मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, देश का माहौल सही नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, हमारे देश में जो सबसे ऊँचे लेवल पे जो लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री साहब हो, होम मिनिस्टर साहब हो, वो लोगों में इक्वालिटी लाए। देश तरक्की तभी करेगा जब सब लोग मिलके देश की तरक्की के बारे में सोचेंगे और सब लोग जब इक्वल होंगे। जब कोई अनसेफ होगा, जब किसी में सेफ्टी नहीं होगी, तो देश हमारा कहाँ तक तरक्की करेगा। आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, चाइना और इंडिया, वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ चाइना। बिल्कुल। लेकिन आज चाइना की तकरीबन $30 ट्रिलियन से ज़्यादा उनकी इकोनॉमी है और हम 5 नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। मतलब उन लोगों ने इक्वालिटी लाई और हम लोग पीछे हो गए। बिल्कुल, हम लोग वही गलती कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान एक मज़हब के नाम पर बना, वहाँ पर फ़साद, झगड़े, आपस में आप वहाँ देख लो, और वही चीज़ हमारे इंडिया में हो रही है। जब किसी देश के अंदर झगड़ा फ़साद होगा तो वो देश तरक्की नहीं करता। राइट। तरक्की देश वही करता है जब सब लोग मिलकर एक मुट्ठी बनकर तरक्की करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये देश हमारा यूनाइट होगा, एक होगा, सबके अंदर फ़ील ऑफ सेफ्टी आएगी बिल्कुल, और सभी लोग इंशाल्लाह हमारे देश को एक दिन सुपर पावर ज़रूर बनाएँगे। इंशाल्लाह। आपने सेफ्टी की बात की, तो मुझे बताएँ कि मुम्बरा में वुमेन्स को कितनी सेफ्टी है? वुमेन्स की इतनी सेफ्टी अगर आप वीडियो देखोगे, हालाँकि ये एग्ज़ाम्पल देना सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी दुनिया के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो कोई भी औरत अगर हमारे रोड पर चलती है मुंबरा की, या किसी को कुछ खाने की ज़रूरत होती है, तो रात के 2 बजे, ढाई बजे आप वहाँ पर देखें, सब सेफ्टी का माहौल होता है। हाँ, कुछ हादसे ज़रूर हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप क्या सवाल करोगे। एक हादसा ज़रूर हुआ है और हर समाज में ऐसे हादसे होते हैं, जहाँ पर 100 लोग होते हैं, उसमें से 2-3% लोग खराब होते हैं, और यकीनन वो हादसा हमारे मुंबरा के लिए बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो हमारे वहाँ पर औरतों की बहुत सेफ्टी है वहाँ पर, और हमारी लड़कियाँ, आप अगर पॉलिटिक्स में देखोगे तो आपके ब्रॉडकास्ट पर हमारी शहर यूनुस शेख आई थी, जी, मर्ज़िया पठान है, जी, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, एक नेहा नायक है, बहुत बिल्कुल। सारी बच्चियाँ सब माशाल्लाह पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रही हैं, और सेफ्टी का इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि उनकी पॉपुलैरिटी मुंब्रा में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। मुम्बरा में ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई भर में हुँ, इनकी पॉपुलैरिटी है। यहाँ तक कि मैं जिस कंपनी में ऑफ़िस में काम करता हूँ, वहाँ भी इनको लोग जानते हैं। हुँ, क्योंकि जब वो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं पॉडकास्ट वो देखते हैं, तो वो बताते हैं कि आपके चैनल पे आपके पॉडकास्ट में सहर आई थी, हुँ। मर्ज़िया कब आएगी? ऐसा भी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मुमरा के और भी जो नए पॉलिटिशियंस हैं, यंगस्टर हैं, उनको लेकर आएँ। और मुझे आप बताएँ कि एजुकेशन के लिए आप क्या एफर्ट्स ले रहे हैं? देखिए, एजुकेशन के लिए हमारी सबसे पहली एफर्ट्स ये होती है कि एक सियासत के पर्सपेक्टिव का आप सोचेंगे, जी, तो जब भी हमारे एमएलए डॉक्टर जिनावार साहब का बर्थडे आता है, तो उनके बर्थडे पर हम लोग बहुत केक काटने बहुत अवॉइड करते हैं। मतलब केक काटना ही नहीं चाहिए। जी, लेकिन जो लोग भी हमारे पार्टी के वर्कर्स है, पोस्ट होल्डर्स है, कार्यकर्ता, हम लोग केक वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं। वो सारा पैसा अगर आप देखोगे, वो सारा पैसा हम स्कॉलरशिप की शक्ल में बच्चों को, या जो बच्चे टॉप किए होते हैं, 5th स्टैंडर्ड हो, 6th हो, 7th हो, 8 हो, 9 हो, सबके लिए हम लैपटॉप देते हैं। और ज़्यादा से हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिले। अभी हमने एक नया ट्रेंड ये शुरुआत किया है कि जुम्मा के दिन जितने बयानात होंगे मुमरा के अंदर, वो तालीम के ऊपर होंगे, और हर मस्जिद के अंदर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो लोगों की क्लास लेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पर बच्चों को समझाएँगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है और आप क्या कर सकते हैं, आप कौन-सी स्ट्रीम में आप जाना पसंद करेंगे, क्या आपके लिए सूटेबल होगा। और ये हमारी कोशिश जारी है
लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये बताएं कि माइनॉरिटीज को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? सचल कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि बहुत कम मिलता है, लोग उनको इग्नोर करते हैं माइनॉरिटीज को। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि आपकी बहुत उर्दू के शेर शायरी पसंद करते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती है वीरा से, हाँ, जरा नम हो आंखें तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मेहनत करने की जरूरत है, हम सब मेहनत करेंगे। बल्कि रिसेंटली मैंने राहुल गांधी साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था, व्हेन वी बी द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर इन अवर कंट्री। राइट। तो राहुल गांधी साहब ने बहुत अच्छा उनको जवाब दिया था कि देखिए, आपके लोग जितना पॉलिटिक्स में आएंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, और जितना उनका आइडियोलॉजी जितनी इतनी अच्छी होगी, तो हर एक को चांस मिलता है। आप देखिए सरदार हमारे देश में कितने परसेंट है, हार्डली 2% है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, बिल्कुल, और बहुत लंबे टर्म तक बने वो। बिल्कुल, तो मेरी भी यही कोशिश है और यही दुआ है, बल्कि मेरी यही थिंकिंग है, यही सोच है मेरी, कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। क्योंकि किसी चीज़ को बुरा बोलने से कि वो पॉलिटिक्स बुरी है, वो खराब है, जब हम इस तरह करते हैं तो एक उँगली उनकी तरफ होती है, 4 उँगली हमारे तरफ होती है। बिल्कुल, जब वो खराब है तो आप अच्छे हो तो आप जाके अच्छे कर दो। राइट, खराब बोलने से कोई चीज़ खराब नहीं होती है, आप बिल्कुल, जाइए उसको अच्छा करिए। राइट, जब तक पॉलिटिक्स में अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोग नहीं आएँगे, जी, पॉलिटिक्स चेंज नहीं होगी। बिल्कुल। और आपने बताया कि हम जितेंद्र जी के साथ काम कर रहे हैं कि जो मुंब्रा के बच्चे हैं, उनकी गाइडेंस के लिए हम कुछ-कुछ प्रोग्राम्स रखेंगे। लेकिन ये काम मुंब्रा में मेस्को जो है, वो बहुत पहले से ही कर रही है, हर साल ये कंडक्ट करती है प्रोग्राम। तो मेस्को जैसी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एनसीपी या जितेंद्र आभार जी कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है उनका, बिहाइंड द कर्टन्स, मतलब पर्दे के पीछे। अगर मैं ये बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या उनको सपोर्ट करना, या जगह का उनका अरेंजमेंट करना, बल्कि रेडिएंट स्कूल जो मेस्को की है, जी, जो जगह इतनी अच्छी बनी है, जी, अब वो शायद ऑन द रिकॉर्ड मुझे बोलना ये मुनासिब है कि नहीं है, उस जगह को दिलाने में, करने में बहुत बड़ा हाथ हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब का है। क्या बात है! और हमारी कोशिश पूरी ये थी कि मेन लोकेशन, मेन प्राइम के ऊपर कोई मॉल नहीं होना चाहिए, कोई थिएटर गाने का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ताकि मुंब्रा में जब कोई आए, जब वो स्टेडियम से बाहर निकले, तो उसकी पहली नज़र किसी थिएटर पे नहीं बल्कि स्कूल के ऊपर पड़े, बिल्कुल, कॉलेज के ऊपर पड़े। बिल्कुल। और हमने वो जो जगह थी वो हमने रेडिएंट स्कूल को, मेस्को ट्रस्ट को दिलाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन की तरफ माइल हो, और लोग इल्म को हासिल करें और एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि वो जगह हमने दिलाई, एनसीपी या जितेंद्र आवाज़ जी ने दिलाई। तो उसमें फंडिंग भी आपने की है या सिर्फ़ आपने सपोर्ट किया है? देखिए, हमारे में कहा जाता है कि जब कोई चीज़ दो तुम मुट्ठी बाँध कर दो, किसी को तो पता जी, होगा। जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस राज़ को आप राज़ ही रहने दीजिए। कुछ नेकियाँ ऐसी भी होती है कि शायद हमको उसका अजर बाद में मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके हिसाब से कम्युनल हार्मनी बनाए रखना सिर्फ़ सरकार की ज़िम्मेदारी है या आवाम की भी है? नहीं, हम सबकी ज़िम्मेदारी है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक की जवाबदारी है, और हर एक को, हमारे देश को, मैं किस दर्द के साथ ये बात कहूँ, बहुत बुरा हाल है हमारे देश का। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी पैदाइश एक मुस्लिम घर में हुई, लेकिन मेरी परवरिश एक मराठी घर के अंदर हुई। क्या बात है! मेरे वालिद साहब जब आजमगढ़ से आए थे, तो साई निवास चाल थी मुंब्रा स्टेशन के पास। रेशमा ताई नाम की खातून थी। मैं आज भी जाता हूँ उनसे मिलने के, दिवाली के दिन, होली के दिन मिलने जाता हूँ। आई के नाम से बुलाता हूँ क्या उनको। बात है! तो उस खातून को, मराठी बहन को ये नहीं माना कि बच्चा आगे चल के मुफ्ती बनेगा, आलिम बनेगा, जी, लॉयर बनेगा। जी। उन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे पढ़ाया-लिखाया। मैं आपके ये बहुत अच्छी पॉडकास्ट बा से यही वजह है कि एक आपको मराठी जज़्बाती की लम्हा है, और मैं उनको थैंक्स, आभार कहना चाहूँगा कि ताई आपने मुझे पाला-पोसा। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हम बिल्कुल, सब लोग मिल के आगे बढ़ें। बिल्कुल। बल्कि मेरा मानना तो यही है कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान वो बुरा है। इंसान बुरा है। क्या बात! इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा। बिल्कुल, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा। जिस सीने में हो कीना वो इंसान नहीं अच्छा।
क्या बात है! वाह, वाह! बहुत अच्छी बात बताई आपने। यही वजह है कि आपको मराठी भी आती है। एक ज़ुबान में इज़ाफ़ा हो गया आपके। अगर आप मुमरा के अंदर देखें तो हमारे नौजवान जो है बड़ी तादाद में नशे के आदी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये वो खुद ब खुद आदी हो रहे हैं या उनको ये नशा दिया जा रहा है जानबूझकर? देखिए, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्लेम करना नहीं चाहूँगा, बल्कि बहुत से लोग ब्लेम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस का इसमें हाथ है, इसमें उनका हाथ है, इनका हाथ है। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई कुआँ सामने खड़ा हो, तो आप और मैं उसमें जंप नहीं करेंगे। तो मैं अपने यूथ से यही कहूँगा कि ब्लेमिंग गेम इसका सॉल्यूशन नहीं है। आपके माँ-बाप ने बहुत अपनी जवानी देकर आपको पाला-पोसा है। आप इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर रहें। बल्कि मैं हदीस आपको सुनाना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान नशा करता है, जी, चरस, गांजा, अफ़ीम, इन चीज़ों को हाथ लगाता है, तो जब उसका इंतकाल होगा और फरिश्ते जब उससे पूछेंगे मन रब्बुक, मन नबियुक, मा दीनुक, बता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है? तो नशे की हालत में कहेगा लादरी, लादरी, मैं नहीं जानता। जो नशा दुनिया में करता था वही हालत में कहेगा कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो नौजवानों, मैं यही दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से, इन चीज़ों से आप बहुत दूर रहिए। ये दुनिया आपकी बर्बाद कर देगी, आपके माँ-बाप को ज़लील कर देगी, आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगी और आपका आखिरत भी बर्बाद कर देगी। क्योंकि मुमरा में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम सोसाइटी या मुस्लिम समाज में ही नशे का व्यापार ज़्यादा क्यों है? देखिए ऐसा है, मुसलमानों की मैं सबसे पहले एक करेक्शन कर दूँ आपको। लोग समझते हैं कि मुमरा में सिर्फ़ मुसलमान हो लोग ही रहते हैं, ऐसा जी, नहीं है। बल्कि जो हमारा डोंगर एरिया है, मतलब जो माउंटेन साइड जो हमारा एरिया है, वो हमारे मराठी भाई, हमारे एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के तो लोग रहते हैं। जी, बल्कि मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है 20% आबादी हमारी नॉन मुस्लिम भाइयों की है, बिल्कुल। मुमरा के अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ कि वहाँ नशा इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, जहाँ पर अच्छाई होगी, वहाँ बुराई भी होगी सर। जहाँ पर रात होगी, वहाँ दिन भी होगा। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग भी नशे में जो भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, वो तमाम लोग इन चीज़ों से दूर रहें। और ये क्यों होता है? कोई नहीं चाहता कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ो। आप इस बात को सोच लो नौजवानों, कोई नहीं चाहता नहीं कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ो, आप आईएएस ऑफ़िसर बनो, आप आईएएस क्रैक करो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर, कोई नहीं चाहता। लोग चाहते हैं कि तुम टायर बनाओ, लोग चाहते हैं कि तुम हाथ गाड़ी तुम खींचो, लोग चाहते हैं कि तुम ईंटा उठाओ, लोग चाहते हैं कि तुम भाई पटेल बन जाओ। ये सब चीज़ें मत बनो, नशे से दूर रहो। नशे से दूर रहोगे तो वो दिन दूर नहीं कि वो सारे भाई एरिये के तुमको आके सैल्यूट करेंगे। बस शर्त ये है कि तुमको नशे से दूर रहना है और तालीम करीब रहना, अपने माँ-बाप की खिदमत करना है। यूपीएससी, आईएएस की बात की आपने तो भिवंडी से एक लड़के ने क्रैक किया आरिफ, यूपीएससी और मानपुर गोवंडी से भी एक बच्ची ने क्रैक किया है। तो हम मुमरा से कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से कोई बच्चा निकले? मैं सर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मुमरा इससे पहले क्रैक कर चुका है। क्या बात है! एजाज़ नाम के एक हमारे नौजवान थे, जी, रशीद कंपाउंड के, जी, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था। बल्कि मेरे एक दोस्त थे मौलाना वसीमुर रहमान, जी, ये भी शायद आपको एक नई जानकारी होगी। जी, वो दारुल देवबंद से पढ़े और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट किया उन्होंने। क्या बात है! और 2008 के बैच में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और इस वक्त शायद वो नागपुर में आईएएस ऑफिसर है। जी, आलिम भी हैं, डॉक्टर भी है और आईएएस ऑफिसर भी है। क्या बात है! देखिए 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 15 साल में जितेंद्र जी नशा खत्म नहीं कर पाए तो हम इसको क्या समझें? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत कोशिश की सर उन्होंने। देखिए, यू कैन नॉट चेंज एवरीवन। एक थ्योरी है कि आप सबको नहीं बदल सकते हो। बिल्कुल, कुछ लोग, अगर जितेंद्र जी के हाथ ही में सब कुछ होता तो 100% वोट उनको ही पड़ता, जैसे नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को पड़ा 100 से 100% वोट ऐसा। तो कुछ लोग गलत काम करते हैं समाज के अंदर, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, वो हमेशा, चाहे वो असेंबली हो, उन्होंने असेंबली में डिबेट किया बाकायदा जाके, वो बिल्कुल, पाउडर जाके टेबल पे उन्होंने रखा जी, कि इन सब चीज़ों को आप दूर रहो। और वो नशे की तमाम चीज़ें उन्होंने बताई कि आप इसको बैन करिए उसके ऊपर। बल्कि हमारे मुमरा के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मौलाना मोइन मियाँ साहब, दामद बरकातुहूम, उनको हम लोगों ने लेकर पूरे मुमरा में पूरा मार्च किया और हर घर तक ये बात पहुँचाई कि भाई नशे की चीज़ों से आप दूर रहो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि द डे इज़ नॉट फार, वो दिन बहुत करीब है कि इंशाअल्लाह हमारा मुमरा
वन ऑफ द बेस्ट सिटी इंशाल्लाह होगा और नशे की तमाम चीज़ों से बहुत दूर होगा। आपके आने से पहले हमारे दोस्त सामने बैठे हैं, जी। एक स्कूल है बहुत बड़ी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा स्कूल का क्योंकि डैमेज हो जाती है उनकी इमेज। उनके सर ने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे स्कूल के बाहर एक पान पट्टी है, आप उसको हटवा दीजिए, अच्छा। पुलिस को बोलकर। तो और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि पान पट्टी भी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। क्या बात है! बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मुझे ये बताएँ कि एनसीपी या आपकी पार्टी कभी कोई कैंपेन चलाई है नशे के खिलाफ? बहुत मदद चलाई। हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष शमीम खान साहब, वो हर साल में 12 रबी अव्वल से पहले मौलाना मोइन मियाँ साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं और हम बाकायदा पूरी कैंपेन चलाते हैं, नो नो ड्रग्स और नो अल्कोहल करके। और सबसे ज़्यादा इस मुहिम के अंदर हमारे उलमा हमारा साथ देते हैं और हमारे उलमा माशाल्लाह अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने खुतबों के अंदर लोगों को बताते हैं कि भाई इन तमाम चीज़ों से आप दूर रहें। बल्कि एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा हमारे मुमरा के अंदर कि हम लोगों ने जब उसको डेटरेंट पॉलिसी जी। जब हमने इख्तियार की कि काफ़ी स्ट्रिक्ट, मतलब हमारे जो पार्टी वर्कर्स या पोस्ट होल्डर थे, जो लोग नशा करते थे, हम बहुत स्ट्रिक्ट हुए। तो लोगों ने हमारे पे इल्ज़ाम भी लगाया कि यू आर एडॉप्टिंग द स्टाइल ऑफ तालिबान, कि ये कौन-सी बात हुई कि आप कानून अपने हाथ में ले रहे हो और आप तालिबान की तरह एकदम स्ट्रिक्ट हो जा रहे हो एकदम और आप सख्ती कर रहे हो, डेटरेंट पॉलिसी इख्तियार कर रहे हो। तो ठीक है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी पार्टी की हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें और एजुकेशन तालीम से बिल्कुल करीब रहें। और हाल ही में मुमरा में एक रेप केस आया था, आपको पता होगा। तो वो जो अपराधी था, उसके लिए हैंगआउट की माँग की गई। तो वो एक्शन अभी कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, उसका फास्ट ट्रायल कोर्ट पे हमने उसका केस चलाया हमने उसका और ऑलरेडी वो सब कुछ हो चुका है उसका। लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है किसी बेटी के साथ ऐसी हरकतें मतलब हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना ऐसा है कि देखो पनिशमेंट की 5 थ्योरी होती है। जी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जिस थ्योरी को अडॉप्ट किया या जो हमारे पार्लियामेंट या जो हमारे एमपीज़ हैं जिसको अडॉप्ट करते हैं वो थ्योरी बहुत ही मतलब सिंपल है। इसके अंदर हर इंसान बच सकता है। एक डेटरेंट थ्योरी होती है, एक रेट्रिब्यूटिव थ्योरी होती है। इन दोनों थ्योरी को कुरान शरीफ बयान करता है। सऊदी अरब जिसके ऊपर एक्शन लेता है, जी। मैं आपको बताऊं सर, आप गूगल कर लेना, सऊदी अरब के अंदर रेप की जो केसेस है 0.09 है, क्या बात! 1% भी नहीं है, 0.09 है। और कुरान क्या कहता है? अच्छा, मैं अगर ये कहूँ तो लोग कहेंगे यू आर अ मुस्लिम दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग फिलॉसफी। ये चीज़ अडवाणी जी ने भी कही थी। ये सेम चीज़ हमारे राज ठाकरे साहब ने कही थी कि जो चीज़ कुरान के अंदर है, जो लोग रेप करते हैं किसी बच्ची का या किसी के माँ, बहू, बेटी का, उसके साथ वही हो डेटरेंट पॉलिसी और रेट्रिब्यूटिव पॉलिसी प पनिशमेंट की, कि सबके सामने उस आदमी को लाकर कुछ सज़ा दो। और सज़ा चाहे वो हैंग की हो या सज़ा उसके पार्ट्स को अलग करने की हो। जब तक इस दोनों थ्योरी पर हम लोग अमल नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हमारे देश में, मैं आपसे इस वक़्त बात कर रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर 28 रेप होते हैं हमारे यहाँ पर। आप अंदाज़ा लगा लो, हमने 1 घंटे बात की है और 28 लोगों का रेप हो चुका होगा हमारे देश के अंदर। और कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शर्म के मारे पुलिस स्टेशन नहीं गए होंगे। इट मीन्स दैट डबल ऑफ द नंबर होंगे वो लोग, बिल्कुल। 50 के आस-पास होंगे वो लोग। तो जब तक हम इस थ्योरी के ऊपर अमल नहीं करेंगे और जो हमारे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अल्लाह करे उनके पास इतनी एजुकेशन हो उनके पास। हम लोग जिस थ्योरी को अपनाते हैं, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। मतलब हम रिफॉर्म करते हैं कि भाई तू जेल में जा, तू सुधर जा, तू सज़ा काट ले 10 साल, 5 साल। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया ये। आप जब तक डेटरेंट पॉलिसी इख्तियार नहीं करेंगे, एक के साथ आप करोगे, देखने वाले की रूह काँपना चाहिए कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। और आप किसी वीडियो में कहते हुए नज़र आए कि शिवाजी महाराज महाराज के वक़्त में भी कोई एक ये था रेप केस का, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में एक कानून था कि जो किसी वहिनी के साथ, जो किसी आई के साथ, किसी बहन के साथ बलात्कार करेगा, उसकी सज़ा ये होती थी कि उसके जिस्म के गर्दन को अलग कर दी जाती थी, उसके हाथ-पैर काट दिए जाते थे, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि माँ हमारे सर की ताज होती है। बिल्कुल। अगर तुम हमारे ताज को छेड़ोगे, तो हम तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। तो हम शिवाजी को इतना ज़्यादा मानते हैं, तो उनके रूल्स और उनके कानून को क्यों नहीं अपनाते? देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है
और हमारे जो पार्लियामेंट्स में लोग जो बैठे हैं, शायद मुझे बात नहीं बोलना चाहिए, 70% के अंदर तो लोग क्रिमिनल लोग हैं उसके अंदर। आप सर्च करिए उसकी रिपोर्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो आदमी रूल कैसे क्रिमिनल के बनाएगा? अलावा रेपिस्ट लोग भी हैं। मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाह रहा था। जी, चिमयानंद जी हैं। जी, आप चिमयानंद जी का वीडियो सर्च करिए, कितनी मतलब कैसी हरकतें की उन्होंने। बिल्कुल। हम्म। आसिफा एक बच्ची थी, जी, किसने साथ में उसके साथ हरकत किया, कहाँ पर किया? मैं बिल्किस बानो के साथ जो हुआ। बिल्कुल। देखो, माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। और जब तक हमारे पार्लियामेंट के अंदर आप जैसे लोग या पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं जाएंगे, रेट्रिब्यूटरी थ्योरी और डेटेरेंट पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि वो इंसान जब खुद रेपिस्ट है, खुद क्रिमिनल, तो रेप कानून क्या बनाएगा वो? अच्छा है, हमारे यहाँ कानून कैसे बनते हैं? ऐसे अजीब-अजीब करके पढ़ना भी, मतलब पढ़ के आती हँसी आती है, क्या कानून है होता है इसके अंदर? बिल्कुल। कितने रेपिस्ट है जो घूम रहे हैं, कितने क्रिमिनल्स है जो घूम रहे हैं और अपने आप को बहुत फ़ख्र से बोलते हैं कि भाई मैं तो जेल काट के आया, मैं तो ससुराल जाके आया। तो जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं करोगे, देश का माहौल हमारा सही नहीं होगा। तो आसिफ़ा का जो मसला था उसके मुजरिम को अब तक कुछ बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने उसको हार पहनाया। मैं उस वक़्त सर 10वीं जमात में था और मैंने आसिफ़ा पर नज़्म कही। मुझे अब भी उस नज़्म का 2 लाइन याद है। मैंने कहा था कि लाज रखना मेरे खुदा अपनी, जंग हारे ना आसिफ़ा अपनी। तो मुझे लगता है कि वो जंग हार चुकी है, उसको इंसाफ़ नहीं मिला। हमारे देश में तो इतनी बुरी हालत है कि जिन लोगों ने उसका रेप किया था, लोगों ने उसको हार पहनाया, लोगों ने उसको, बाद में उसको। बिल्किस बानो का जिन लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया था, उनको जब वो जेल के बाहर निकले, तो उनको लोगों ने हार पहनाया। देखिए, बेटी बेटी होती है। आज तुम किसी का गलत करोगे, तुम्हारे साथ वो रिटर्न होकर आएगा। बिल्कुल। और मैं बस यही आपके स्टूडियो से, ब्रॉडकास्ट से यही मैं दरख्वास्त करूँगा, जितने भी हमारे एमपीज़ हैं, आप रूल को बनाइए। आप जब तक डेटेरेंट पॉलिसी आप इख्तियार नहीं करोगे और रेट्रिब्यूटरी थ्योरी आप इस्तेमाल नहीं करोगे, हालात नहीं सुधरेंगे। सबसे ज़्यादा जो रेप का परसेंटेज है वो राजस्थान में है। तो क्यों राजस्थान में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि राजस्थान में लोग ज़्यादा खराब हैं, या लेकिन एक बात इतनी ज़रूर कहूँगा कि वहाँ के लोग सेफ्टी नहीं है, वहाँ के लोग। राजस्थान की बात आई, मैं उस एमएलए का नाम लेना नहीं चाहूँगा आपके प्रोग्राम के अंदर। ले लीजिए, ले लीजिए। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, उस आदमी ने, बड़े बाल वाले ने, छछूंदर ने पाकिस्तान का झंडा लाकर मस्जिद के दरवाजे पे लगाया, वहाँ नारे लगाए। तुम क्या मैसेज देना चाह रहे हो? कि मतलब हम लोग भारतीय नहीं हैं? हाँ? मैं पूछता हूँ कि जब कर्नल सोफिया ने जब सारा सब कुछ किया पाकिस्तान के खिलाफ, तब तुम क्यों नहीं आए हमारे दरवाजे पर? बिलाल अहमद जब उसने राफेल उड़ाया उसने, तब तुम क्यों नहीं आए हमारे पास? इम्तियाज अहमद जो शहीद हो गया गोली खाकर बिहार का, तुम हमारे दरवाजे पे क्यों नहीं आए? मतलब उनकी सोच बताती है। राजस्थान का एमएलए है वो, और बहुत करीब था कि मिनिस्टर बन जाते हैं वहां पर, वो अच्छे खासे मिनिस्टर बनते हैं वो। मतलब वहाँ की कंडीशन, वहाँ की, मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। मुझे अफ़सोस है राजस्थान के लोगों पर जो ऐसे नेताओं को चुनते हैं सर। मुझे लगता है तालीम की कमी है वहाँ बहुत ज़्यादा। और हम मुम्बरा के रेप की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताएँ कि मुम्बरा में सीसीटीवी कितना है? देखिए, मुमरा के अंदर जो पिछला कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, उसके अंदर बाकायदा एक ठराव पास किया गया कि मुमरा के हर चौराहे पर सीसीटीवी लगाया जाएगा, और लगा भी सर सीसीटीवी। लेकिन बदकिस्मती से वो टर्म जो था कॉरपोरेशन का, वो खत्म हो गया। और जितने सीसीटीवी लगे थे, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान, उन्होंने बाकायदा इस पर आंदोलन किया था। आप देखोगे उनकी वीडियो, कि उन जब कैमरेज को चेक किया गया तो एक भी कैमरा नहीं चल रहा था। टैक्स का पैसा हमारा, घर पट्टी हमारी, हाउस टैक्स हमारा, सब आपने, हमारा कैमरा कोई भी चल नहीं रहा था कैमरा उसके अंदर। तो सब कैमरे को निकाला गया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन का, ताकि वो ठराव जो हमने पास किया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और मुमरा की हर गली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगे। लेकिन हमारी पार्टी ने बहुत सी जगह, किस्मत कॉलोनी है और तनवर नगर है, इसी तरह आपका किस्मत कॉलोनी के पास दारुफला का एरिया है, वहाँ पर हम लोगों ने बाकायदा अपने फंड से, ज़ाती फंड से हमने कैमरा वहाँ पे लोगों को लगा के दिए हैं। क्या बात और मैं यही लोगों से
दरख्वास्त करूँगा, आप लोगों से विनती करूँगा कि ऐसे जहाँ-जहाँ भी स्पॉट हो आप ज़रूर बताइए, इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल करने की। और मैं भी चाहता हूँ सर कि आपके ज़रिए जो है ऊपर तक ये बात जाए कि पूरे मुमरा में सीसीटीवी फुटेज लगाया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें भी ना हो। उसके अलावा जो नौजवान नशा करते हैं वो भी रंगे हाथों पकड़े जाएँ, तो डर कम हो जाए उसकी वज़ह से। मुझे ये बताएँ कि आजकल मुमरा में एक ताज़ा मतलब खबर बहुत गर्म है, रफ़ीक कामदार और तड़ीपार, तो ये क्या चीज़ है? देखिए, रफ़ीक कामदार एक हमारे मुमरा के बहुत ही फ़ेमस, और मैं अगर ये वर्ड यूज़ करूँ, ईमानदार और बहुत ही मतलब फेयरलेस, जी, जो बात उनको कहनी है वो कहते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी से मतलब। बिल्कुल। और एक ख़त्म नबुव्वत पे एक मामला आया था, एक शख़्स ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। रफ़ीकी कामदार वो आदमी था, मैं उस वक़्त खुद पुलिस स्टेशन में था रात के 12 बजे के आस-पास। उन्होंने पूरे मुमरा को जमा किया और पुलिस को बोलकर, डीसीपी साहब भी आए थे, एसीपी साहब भी आए थे। हमने रातों-रात, हमारे अवार्ड साहब भी थे उस वक़्त, रातों-रात हमने वहाँ पर एफआईआर कराई थी। और रफ़ीक कामदार साहब ऐसे आदमी जो अपनी बातों को बहुत ही सबूत के साथ, एविडेंस के साथ पेश करते हैं। और जब कोई इंसान हक बात बोलता है तो बहुत खराब लगती है बहुत से लोगों को। तो उनको जो तड़ीपार का जो उनका ये डिसीज़न, निकाल अगर हम कहेंगे उसको, जो उनका आया है, हम इसकी पूर्ण मज़म्मत, उसकी मुखालिफत करते हैं। जी, बल्कि मैं आपके चैनल से दरख्वास्त करूँगा पुलिस डिपार्टमेंट से और सीपी साहब से कि आप उसको एक मर्तबा नज़र-ए-सानी करिए, आप उसको टर्नओवर करिए, एक मर्तबा देखिए। और एक वो अच्छे इंसान हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं और उनका न्यूज़ चैनल माशाल्लाह काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ों को लेकर चलता है। जी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह उनका जो तड़ी-पारी का जो ऑर्डर है, वो कैंसल हो जाएगा। ये तड़ीपार का ऑर्डर या नोटिस कौन जारी करता है और किस बेस पे करता है? देखिए, तड़ी-पार उस आदमी को किया जाता है जो समाज में रहने के लायक नहीं होता, या जिससे समाज में होने से कुछ फसाद या माहौल खराब या लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज़ हो सकता है, तो उस आदमी को तड़ी-पार कर देते हैं उस आदमी को। एक वीडियो में मैंने देखा कि नो मुस्लिम इन विधान परिषद, तो ये क्या था? आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में? मैं ज़्यादा समझ रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियो की तरफ इशारा कर रहे हो। जी, असल में 1 साल पहले विधान परिषद का इलेक्शन हुआ और हमारा मानना ऐसा था कि जिसकी जितनी आबादी हो, उतना हर एक को रिप्रेज़ेंटेशन मिलना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी आबादी 15% है, तो 15 का मतलब 10% तो मुझे आप रिप्रेज़ेंटेशन दीजिए। जी, अगर आपको मालूम है कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो हमारा जो मैपिंग है हमारी, हम लोग कहीं इकट्ठा नहीं है। आप इस पॉइंट को समझिए कि एक सरदार जी चुन के आता है, क्योंकि उनकी जो लोकेशन है, जो उनकी मैपिंग है, पूरे पंजाब में सब एक साथ है। और जो हमारी मैपिंग है मुसलमानों की, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2% है, क्या में 5 है, कहीं 10 है, किसी में 8 है। हम लोग किसी एंगल चुन के आ ही नहीं सकते हम लोग। बहुत हार्डली अगर कहीं से आते हैं तो भिवंडी है, जी, मालेगाँव है, जी, गोंडी है, और मतलब बहुत हार्ड है। तो मेरा मानना ऐसा था कि जब विधान परिषद का इलेक्शन होता है, हमने आपको सपोर्ट किया, बिल्कुल। हमने आपको ईमानदारी से वोट दिया, जी, सब कुछ किया। जब विधान परिषद आपके हाथ में है कि आपको सिर्फ़ लेटर दे के भेजना है पार्टी की तरफ से, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे 10% होना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस अब कहना पड़ता है कि हमारा वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप जब तक अच्छे इंसान को, पढ़े-लिखे मुसलमान चेहरे को आप विधानसभा नहीं भेजेंगे, वो अपने इश्यूज़ कहाँ उठाएगा? बिल्कुल, वो अपने इश्यू मस्जिद में तो नहीं बोलेगा, चर्च में तो नहीं बोलेगा, गुरुद्वारा में तो नहीं बोलेगा। जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वहीं बोलेगा। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा मानना है, हमको आप रिज़र्वेशन मत दीजिए। जी, मुसलमानों को रिज़र्वेशन नहीं चाहिए हमको, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। हमको सिर्फ़ एजुकेशन में हमारी आबादी के हिसाब से हमको रिज़र्वेशन दे दीजिए आप। आप सिर्फ़ बोल दीजिए कि तुम्हारी जितनी आबादी है, हमको सिर्फ़ 10 साल दीजिए बस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी नस्ल 10 साल पढ़ लेगी, ग्रेजुएट हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम खुद अपने पैर पे खड़े होंगे और हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाली कौम नहीं है। बिल्कुल, हम टायर टायर बना लेंगे, हम भंगार बेच लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बिल्कुल, लेकिन किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाएँगे। हम विजय माल्या नहीं बनेंगे, हम नीरव मोदी नहीं बनेंगे बिल्कुल। कि लेके पैसा भाग जाएँगे। हाँ, देश में रहेंगे, टायर बनाएँगे, देश में रहेंगे, मेहनत करेंगे। तो बस मेरा यही मानना था कि विधान परिषद में हमें मौका मिलना चाहिए था। ठीक है, लेट्स होप कि फ्यूचर में मौका मिले। मिसाइल हमने बना लिया तो टायर भी बना ही लेंगे। बिल्कुल। तो एक जगह महाराष्ट्र सरकार जो है नपुंसक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, आप एक जगह कहते हुए नज़र आए। तो वो क्या मामला था?
मैं अगर उसको आम वर्ड में कहूँ, नपुंसक हो सकता है कि बहुत सारे लोग समझे नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है। नपुंसक माने हिजड़ा। जी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो हिजड़ी है। अब वो इसलिए कहा था उन्होंने क्योंकि ए राजा जैसा आदमी तेलंगाना से आता है जी, और महाराष्ट्र के अंदर मुंब्रा के पड़ोस में एक इलाका है कल्याण। जी, कल्याण, वहाँ पर हाजी मलंग साहब की दरगाह है। बिल्कुल, वहाँ पर आकर वो अनाप शराब बकता है। हमारी जो अस्मिता और हमारी जो एथॉस और जो हमारा बिलीव है छत्रपति शिवाजी महाराज का, शिव शाहू फूले अंबेडकर फातिमा आज़ाद की जो थ्योरी है, उस थ्योरी के विरोध जाकर वो सारी हदें पार कर देता है। अब महाराष्ट्र की हुकूमत उफ तक नहीं करती। जो सरकार बनने की गोवा चली जाती है, गुवाहाटी चली जाती है, कहाँ से कहाँ पन्नास खोखे ले लेती है, लेकिन उस ए राजा के ऊपर एक केस नहीं होता। उस एक केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये मैंने नहीं कहा, जी, मैं बोलता मेरे ऊपर केस हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सरकार में हो, आर्टिकल 51 के अंडर तुमको डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी होती है, जी, जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है जी, कि सेंटर पावर देती है स्टेट को आर्टिकल 51 में कि आप इसको मैनेज करो। आप नहीं कर पाओगे तो आप मतलब हुकूमत चलाने के लायक नहीं हो। बिल्कुल, जब तुम मैनेज, तुम्हारे पास पुलिस है, सीबीआई है, सब कुछ है, तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम नपुंसक हो, तुम हिजड़े हो और तुम अपने आप को सुधारो। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत कितना काम करती है। आज भी एक नेपाली है, क्या क्या नहीं बोलता है। हमारी कुछ क्षमता है बर्दाश्त करने की, इतना मत आजमाइए हमको। हाँ, जब हम किस ज़माने में मिसाइल ही बनाया हमने। हमने किस ज़माने में हमारे लोगों ने पाकिस्तान में जाकर पहली ओवर में 3 विकेट ली। तुम्हारी जितनी हाइट है ना, उतना बाउंस मार लेते थे हम लोग। तो क्यों उकसाते हो? महाराष्ट्र को एक रहने दो, देश को एक रहने दो। जब कोई कॉमेडियन कहता है थाने की रिक्शा, आँखों पे चश्मा, तो शिंदे जी के चाहने वाले और वो सब हिला के रख देते हैं। तो जब कोई बाहर से आदमी आकर हमारे महाराष्ट्र में कोई कुछ कह के जाए, तब तो एक्शन लेना ही चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। बल्कि मेरा ही मानना ऐसा है कि जो उसने उनके ऊपर कमेंट किया थाने की रिक्शा करके इस तरह, तो मैं इस मामले में शिंदे साहब के साथ में हूँ। किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरा पास जो भी रहा होगा, मैं फिलहाल एक सीएम हूँ, डिप्टी सीएम हूँ, तो मुझे अच्छे नाम से पुकारो। तो उसका नाम उसने लिया ही नहीं ना, सीएम वहाँ हाँ, शिंदे जी का नाम मेंशन ही मैं काहे बस किया उसने? वही बात कहना चाह रहा था कि जब तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुमको इतना खराब लग गया और ए राजा सिंह आके नाम लेकर जब हमको क्या-क्या कह रहा था, उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने आप ही की जगह कहा था। सरकार हमारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारा भी नहीं है, जज कोई मुसलमान भी नहीं है जी। कि आप बोलोगे कि भाई ये तो तुमने हाँ, कर दिया। राइट। क्या आप खुद देख लो, जजमेंट आपके सामने। और जब एनसीपी स्प्लिट हुआ, शरद पवार और अजीत पवार, तो आपको क्या-क्या चीज़ें नोटिस करने को मिली? देखो, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जिसे हम उर्दू में कहते हैं डेमोक्रेसी, अ, लोक राजशाही, कि लोगों का राज हो उसके अंदर। उसमें ऐसा होता है कि लोगों की जो भावना होती है, जी, उसको आप रिप्रेज़ेंट करते हो। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुंब्रा की आबादी सपोज़ करो आप एक 5 लाख की है, हमने अवार्ड सबको भेजा, तो जो हमारा जो सेंटिमेंट है वो आप प्रेज़ेंट करोगे कैवान में जाकर। जब ये स्प्लिट हुई, तो हमने तो आपको चुन के दिया था सेक्युलर वोट के ऊपर, बिल्कुल। आप कट के चले गए भाजपा के अंदर। और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब जब टाइम आता है इलेक्शन का, मैं खुद आलिम होकर मुझे इतनी अच्छी अरबी बोलने नहीं आती है, जितनी इवन मोदी जी दुबई में जाकर या हबीबी या सदीकी नहनु नजमीउल फी दुबई, मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कितनी अच्छी अरबी बोल रहे हैं। वहाँ तुम अरबी बोलते हो और गले मिलते हो और हमसे गले नहीं मिल रहे साहब। कोई काँटा तो नहीं लगा साहब हमारे, हमसे गले मिलिए ना। माना कि मुसलमान है, थोड़ा गरीब है, वो शेख लोग इधर पैसे वाले हैं, तो हमसे भी मिलिए। तो जिस थ्योरी पे हमने आपको चुन के भेजा था, आप जाकर वहाँ चले जाओगे, तो बहुत तकलीफ की बात है और तुम डेमोक्रेसी का तुम गर्दन काट रहे हो। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि मोदी जी के 2 चेहरे हैं, एक जो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो और एक जो इंडिया के अंदर रहकर वो अपने स्पीच में कहते हैं कि कांग्रेस जो है सारी ज़मीनें ज़्यादा बच्चों वालों को दे देगी। हाँ, भैंस चोर, मंगलसूत्र चोर, किसको बोल रहे हैं आप? लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हम भी हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप चाय वाले थे। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप फलाने थे, ऐसे थे। हम आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हमने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि आप बीवी क्यों नहीं सँभाल पाए। हमने कहा मैं बोला? मैं नहीं बोला। मैं तो ये बता रहा हूँ कि हमने कभी नहीं पूछा आपसे।
आप बीवी नहीं संभाल पाए, देश संभाल लें, हम सलाम कर रहे हैं आपको, आप इतने अच्छे इंसान हैं। जो मुमरा के अंदर नए पॉलिटिशियन हैं, यूथ हैं, उनके अंदर आपको क्या उम्मीद नज़र आती है? बहुत उम्मीद है मुझे, और सबसे पहली उम्मीद है कि नॉन करप्ट होंगे वो लोग, क्योंकि बहुत अफ़सोस अब कहना पड़ता है कि मुमरा की जो डेमोग्राफ़िक जो उसकी है ना उसकी, इतना खूबसूरत शहर पूरे, शायद पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है। एक माउंटेन व्यू है आपके पास, और एक ट्रैक है वहाँ पर, पानी बहता है वहाँ पर। लेकिन वहाँ के कुछ पॉलिटिशियन हैं जो करप्ट हैं, और मुझे लगता है कि आवाम को इस वक्त चेंज करना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। जैसे यूथ हो, पढ़े लिखे लोग हो, यूथ नॉन करप्ट होता है, पढ़ा लिखा है, वो नए नए चेंजेस लाएगा और एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ेगा। तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए। और मुमरा में जो सैफ पठान पर एट्रोसिटी एक्ट लगी, तो सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ नेकियां ऐसी होती कि इंसान उसको बोलता नहीं, लेकिन मीडिया में चीज़ें बहुत चीज़ चल गई थी। जी, जब सैफ पठान भाई हमारे एमआईएम के सदर है शायद इस वक्त, और शायद थाना की जवाबदारी भी उनके हाथ ही में। तो कुछ ऐसा मसला था ज़मीन का, जिसमें सैफ पठान ने भरी सभा में आकर अपोज किया। तो कुछ लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया एट्रोसिटी एक्ट का। एट्रोसिटी एक्ट मतलब ऐसा होता है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, जो हमारे दलित भाई होते हैं, जी, आप उनकी ज़ात के ऊपर, आप उनके ऐसा कमेंट पास करते हो जिससे मतलब ये कहते हैं कि आप उनकी ज़ात के ऊपर आ गए। राइट, तो उन्होंने ऐसा केस बनाया उनके ऊपर, तो मैं खुद वहाँ पर स्टेज पे था। मैंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें गलत है। उस वक़्त एसीपी धुमाल साहब थे शायद। जी। उन्होंने मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन में, कहा कि मुफ्ती साहब, क्या-क्या बातें थी? आप बताइए सच। तो मैंने सारी सच बातें बताई। हालाँकि मैं अगर चाहता एक एक अपने गलत बयानी से कर लेता, लेकिन मुझे डर है अल्लाह का। मुझे जाना है मरने के बाद अल्लाह के पास, और सच्ची गवाही देनी चाहिए। मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि मैंने सच्ची गवाही दी और सैफ पठान के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगी। क्या बात है! लोगों का कहना है कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वो वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? हाँ, लगता तो है। अगर तुम हमको वैसा इस्तेमाल नहीं कर दें, तो हो सकता है कि हमारे पास कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी काफ़ी होते हैं। बल्कि मैंने कई दफ़ा ये बात कही भी है, आप हज स्कीम का जो हमको देते हो, सब हटा दो, हमको नहीं चाहिए आपको। हमको सिर्फ़ आप यूनिवर्सिटी की परमिशन दो। हर साल एक नई यूनिवर्सिटी आप हमको दे दो बिल्कुल। बनाने के लिए। हम टायर बना के, हाथ गाड़ी खींच के बनाएँगे यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। हम पढ़ना चाहते हैं। आप हमारी नस्ल को आप पढ़ने दीजिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत करिए। वो आपके जो नेपाली जो हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनको आप समझाइए, कुछ बोलिए मत। हम पढ़ना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, सिर्फ़ वो अपनी आइडेंटिटी में ही घुसे रहते हैं या उनको पॉलिटिकल अवेयरनेस भी होती है? ये आहिस्ते-आहिस्ते अवेयरनेस लोगों में आ रही है। अभी आप ही ने खुद कहा कि मैं जिस ऑफ़िस में काम करता था, लोग वहाँ पर पूछते हैं कि मुंबई के बारे में, जी, उस लड़की के बारे में। जी, तो माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है। पहले आप देखे होंगे कि लोग अपनी लड़कियों को आगे नहीं करते थे। जी। अब इंशाअल्लाह वो ज़माना आएगा कि आप हमारे मुमरा में देखोगे कि नए-नए चेहरे, पढ़े-लिखे चेहरे इंशाअल्लाह नगर सेवक बनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल बनेंगे। और क्या ऐसा है कि मुस्लिम को सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम पर ही याद किया जाता है, बाकी टाइम उनको इग्नोर कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम पे याद किया जाता है। देखो, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, और पार्टी सभी को साथ में लेके चलती है, जो सेकुलर पार्टियाँ होती हैं। जी। और मैं तो अपनी कौम से यही कहूँगा कि जो आदमी आपको सिर्फ़ इलेक्शन के वक़्त याद करे, आप अपनी नज़र खोलें और अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, अपने इनकम पर ध्यान दें, अपने एजुकेशन पर ध्यान दें, जनरेशन पे ध्यान दें। सियासत 2 दिन की होती है। तुमको ऐसा लगता होगा कि सब लोग दुश्मन हैं इस पार्टी के, इस पार्टी के, सब जाकर एक साथ ही चाय पीते हैं, ऐवान में जाके सब लोग। बिल्कुल। आपने वीडियो देखी होगी कि फडणवीस साहब खड़े हैं, जी। बाकी लीडर खड़े हैं, कैसे हँस के बात कर रहे हैं। तो 4 दिन के इलेक्शन में आपस ताल्लुकात मत खराब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर और एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और देखिए माइनॉरिटीज़ के इश्यू पर बात करना ये एक पॉलिटिकल रिस्क बनता है। तो कभी आप पर कोई प्रेशर आया हो या कोई थ्रेट आया हो कि आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं किसी मुद्दे पर? मेरे जैसे आदमी को, जिसने आज तक सिगरेट नहीं पिया, पान नहीं खाया, गुटखे को हाथ नहीं लगाया, मुझे पुलिस की 2 मरतबा नोटिस आई है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे मुफ्ती साहब।
अच्छा, क्यों? मतलब क्यों? मैं क्यों मैं ऐसा कोई क्रिमिनल आदमी तो नहीं हूँ ऐसा कोई। बोले नहीं, आपके निकलने की वजह से, आपके बयान की वजह से हमको डर है कि माहौल खराब ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं ऐसा कौन-सा बयान दूँगा? तो बोले आप जो बातें करते हो ना जी, कि हमको कॉलेज चाहिए, हमको यूनिवर्सिटी चाहिए, हमारे साथ इंसाफ होनी चाहिए, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उतना हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये सब बातें मतलब माहौल ख़राब करेगी। तो मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ कि मुझे 2 मतलब पुलिस की नोटिस आ चुकी है। लेकिन हमारे जो एमएलए हैं डॉक्टर जीतन अवार्ड साहब, वो कई मर्तबा मुझे खुद फ़ोन करते हैं पर्सनली कि मुफ्ती साहब आप इस टॉपिक पे बोलिए, इस पे वीडियो बनाइए, इस पे ट्वीट करिए। और बहुत सारा मुद्दा ऐसा होता है वो खुद बोलते हैं। बिल्किस बानो का केस अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा। जी, हमारे यहाँ इशरत जहाँ का मामला आया, तो सबसे पहले अगर किसी ने लड़ा केस कोर्ट के अंदर, तो एमएलए डॉक्टर जीतन अवार्ड साहब थे। कोविड के अंदर आपको सिर्फ बिलीव नहीं होगा, थाना के जितने भी कब्रिस्तान थे, सबों ने कहा था कि हम कोविड की बॉडी नहीं लेंगे। अब ये पूछ लीजिए पूरे थाना के अंदर, सिर्फ एक मुमरा ऐसा था, एमएलए डॉक्टर जीतन अवार्ड साहब ने कहा था कि नहीं, पूरे महाराष्ट्र की बॉडी अगर कोविड की आएगी तो इंशाल्लाह मुमरा को जगा देगा। क्या बात है! और जितनी भी कोविड की बॉडी आई है, सब मुमरा में दफन हुई है। और शायद यही हमारी नेकी है कि वहाँ के ऊपर मुमरा के अंदर आज तक भी फसाद नहीं हुआ। सब हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते ही हमारी हिस्ट्री है। क्या बात है! बहुत अच्छी बात है। मुमरा मीडिया जो है, मुमरा की सिर्फ़ नेगेटिविटी को ही दिखाता है। तो क्या कोई पॉज़िटिविटी मुमरा के अंदर है, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया का ज़माना है, कहते हैं कि अगर तुमको व्यू ज़्यादा चाहिए तो ऐसी बात बोल दो जी, जो मतलब कंट्रोवर्शियल हो, ऐसी बात की बोल दो। बहुत से लोग वो हमें बचपन में सुनता था जब मैं स्कूल पढ़ता था तो लोग बोलते थे कि मुमरा मिनी पाकिस्तान। एक बिल्कुल। जुमला बोलने से देखो, जहाँ पर पॉपुलेशन तुम 10% में हो, तुम 10% गाली दोगे, तो 50% तो खुश हो जाएँगे इसके अंदर। जी, तुम्हारी व्यू, तुम्हारे सब्सक्रिप्शन, तुम्हारे फॉलोवर्स तो वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है, रफ़ीक कामदा साहब आपने नाम लिया। बिल्कुल। मुझे याद है कोविड में जब हमने ऑक्सीजन बाँटना जब हमने शुरू किया था, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी मेरे ऊपर जी, और हमारे मस्जिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर। इवन कैलिफ़ोर्निया से, मलेशिया से और एक अफ्रीकन कोई कंट्री मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ से मुझे फ़ोन आया था पर्सनली मुझे वहाँ पर, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वी होप दैट यू विल लास्ट फॉरएवर, कि आप इस काम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मुमरा की ऐसी भी इमेज है क्या कि बात है! बहुत अच्छे-अच्छे काम होते हैं माशाल्लाह। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि मुमरा का नाम रोशन हो, बल्कि हमारे भारत का नाम रोशन हो। क्या बात है! और बहुत सारे वोटर्स जो हैं ये सोचते हैं कि सरकार कोई भी आए जाए हमें क्या, हमें वोट नहीं देना है, टाइम वेस्ट करना है, लाइन लगाना है। तो कभी आपने वोट अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन चलाया है? हाँ, बहुत सारे कैंपेन हमने चलाए हैं, बल्कि इस वक़्त हमारे मुमरा के जितने भी हमारे उलमा थे, स्कॉलर थे, जी, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने गली-गली जाकर, मस्जिद से बात छोड़ दी, गली-गली जाकर उन्होंने माइक में ऐलान किया कि भाई आपको वोट देना है। और एक मसला मैं आपको बता दूँ जी, कि वोट देना वाजिब है, क्या बात है! वाजिब है। किताबुल फतावा है, वॉल्यूम नंबर शायद 2 है इसके अंदर, आप उसे पढ़िएगा। उसमें लिखा है कि वोट देना आपको वाजिब है, आपको किसी भी हाल में वोट देना है। वोट का मतलब आप किसी गवाही दे रहे हो और गवाही को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सच्ची गवाही दीजिए जाकर कि इन 4 आदमी में कौन-सा आदमी आपको अच्छा लग रहा है। तो अब बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारी मुसलमान जो हमारी कम्युनिटी है, उनका वोटिंग परसेंटेज लोकसभा के इलेक्शन के अंदर 28%, असेंबली के इलेक्शन के अंदर 40% और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर 48%। क्या बात मतलब हम लोग जो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से सिर्फ 32 लोग ही वोट देने जा रहे हैं। 100 लोग में से 40 लोग ही वोट देने जा रहे हैं। जब तक आप अपना, और यही जो हमारे आगरी समाज के हमारे भाई-बहन हैं, जी, उनका वोटिंग परसेंटेज एक्सीलेंट, पार एक्सीलेंट 80%, 85%, मतलब ये उनका है और ये हमारा है। तो बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि वोट आपका एक जमहूरी अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसको यूज़ करिए और अच्छे आदमी चुन के भेजिए। वरना फिर वही होगा कि बादल आया और प्लेन गया, बादल छुप गया, प्लेन छुप गया, मालूम ही नहीं पड़ा। वही होगा कि गटर में नाला लगाइए, खाना बनाइए, खाना खाइए। आज यही होगा। मुझे पहली बार पता चला कि वोट देना वाजिब है और माशाल्लाह आपको नॉलेज भी बहुत है, आप मुफ्ती हैं। तो मुझे ये बताएँ कि बच्चा सोचता है इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन आप मुफ्ती की तरफ कैसे राग़िब हुए आप? हमारे जो वालिद साहब थे, जो हमारा पूरा ख़ानदान एक्चुअली सब बिज़नेसमैन लोग थे वो लोग। और
हमारे वालिद साहब की सोच ऐसी थी कि मेरा एक बच्चा आलिम बने, मुफ्ती बने और मतलब अच्छा काम करे समाज के लिए। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे दारुल फलाह मदरसा है हमारे मुंब्रा के अंदर, मैंने अव्वल से लेके पंजुम तक मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, आलिमियत की 8 साल कोर्स होता है। तो उसमें मैंने वहाँ पढ़ा, मैंने पंजुम जलालैन तक। जो वहाँ के इमाम है मौलाना ज़की साहब, वो मेरे क्लासमेट, हम लोग 8 साल साथ में पढ़े। फिर उसके बाद मैं सहारनपुर में गया, मज़हर के अंदर, वहाँ से मैंने दौरा किया वहाँ से। फिर देवबंद गया, वहाँ से मैंने इफ्ता किया। और मेरे लाइफ में एक एग्ज़ाम मैंने बहुत टफ दिया है, शायद वो यूपीएससी से बहुत टफ इम्तिहान है। अच्छा। हमारे देवबंद के अंदर एक एग्ज़ाम होता है मरकज़ुल मारिफ का। उस एग्ज़ाम के अंदर 12,000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 12,000। और उसमें से सिर्फ मुंबई की जो सीट रहती, मतलब मुंबई में जो बच्चे पढ़ने आएंगे मरकज़ुल मारिफ के, सिर्फ 21 बच्चे आएंगे। क्या बात है, मतलब 12,000 में से सिर्फ 21 बच्चे ही चुने जाएंगे। क्या बात है। तो जब वो फॉर्म भरा तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा था कि मेरा एडमिशन नहीं होगा मरकज़ुल मारिफ MMERC के अंदर, आप सर्च करिएगा। जी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हिम्मत दिलाई कि इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। वाह, क्या बात है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम एग्जाम दो, और वहाँ पर 2 एग्जाम होता है, एक वाइवा का होता है, ओरल रिटन ऐसा होता है एग्जाम। तो मैंने एग्जाम दिया और माशाल्लाह उस 12,000 बच्चों में से मैं एक बच्चा चुना गया, क्या बात है, मरकज़ुल मारिफ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। क्या बात है। तो देखिए आप मतलब मुस्लिम में इतनी सारी कैटेगरी है तो बहुत सारे मदरसे हैं, देवबंद ही क्यों चुना आपने? असल में हमारे वालिद साहब जो जिस बात को मानते थे कि हमारे देश की आज़ादी के अंदर सबसे बड़ा हक और कुर्बानी जो किसी ने दी है। आपको सर उर्दू शेर बहुत पसंद है, मैं एक उर्दू शेर को पढ़ना चाहूँगा कि ये कलियाँ भी हमारी थीं, हाँ, ये गुले दर भी हमारे थे, हाँ, चमन में चारों तरफ बिखरे हुए पर भी हमारे थे, दिल्ली से लेकर सरहद लाहौर तक साहिल, हज़ारों पेड़ों पर लटके हुए सर भी हमारे थे। वाह! क्या मतलब उलमा ने इस देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहाँ पर हमारे उलमा की गर्दन मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, और दारुल देवबंद का जो फाउंडेशन, जो उसका एम मकसद था, उसका ये था कि ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराना है। और उसके जो जो उनके वाइस चांसलर थे, मौलाना कासिम साहब नानूती रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना महमूद हसन साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब, इन तीनों को ब्रिटिश ने जेल में डाल दिया था। मैं आपको सर ये आपका बोर्ड का बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक लास्ट वाक़या आपको बताना चाहूँगा आपको। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जब जनाज़ा, जब उनको नहलाया गया उनको, जब वो माल्टा की जेल से जब वो आए, यूरोप माल्टा के अंदर, ये हमारे बच्चों की हिस्ट्री नहीं मालूम। बिल्कुल। 8 साल वो जेल में रहे। उनको बर्फ़ के ऊपर नंगा लेटाया जाता था। इतना बड़ा आलिम, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला आलिम, उनको नंगा लेटाया जाता था। और यूरोप की ठंडी, इंडिया की यूरोप की बर्फ़ की सिल्ली पर, और उनको मारा जाता था कि तुम जिहाद का फ़तवा वापस लो, तुम अंग्रेज़ों से जिहाद नहीं करोगे। तो मौलाना महमूद साहब कहते थे, कल भी जिहाद का फ़तवा मैंने दिया था, इस बर्फ़ की सिल्ली पर मैं ही दे रहा हूँ। मर जाऊँगा तो मेरी मिट्टी भी कहेगी कि अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद करना फ़र्ज़ है। और जब माल्टा की जेल से जब वो निकले, जब उनको नहलाया गया उनको, तो जिन लोगों ने नहलाया, तो उनकी हड्डियाँ हाथों को लग रही थी। तो किसी ने पूछा कि मौलाना तो शेखुल हदीस थे, तो उनकी हड्डियाँ लग रही हैं। तो मौलाना हुसैन मदनी ने कहा कि अंग्रेज़ उनको इतना मारते थे, और जब गर्मी का मौसम होता था, तो नीचे आग लगाकर उनको लटकाते थे ऊपर, और आग जो बुझती थी, उनकी चर्बी पिघलने की वजह से बुझती थी, जिसकी वजह से उनकी पूरी हड्डियाँ दिखती हैं। तो मतलब हमने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, लेकिन आज जो देश का माहौल है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक उर्दू शेर कहूँगा कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, ज़ालिम फिर भी समझता है ये पाकिस्तान वाला है। नहीं, नहीं देखिए, उस वक़्त जब हमें ऑप्शन अवेलेबल था, मुसलमानों को ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान चला जाए या हिंदुस्तान में रहे। हिंदुओं के पास ऑप्शन नहीं था, जो नॉन मुस्लिम है उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको हिंदुस्तान में ही रहना है। हमारे पास ऑप्शन था, फिर भी हम पाकिस्तान नहीं जाकर हमने अपना वतन हिंदुस्तान ही चुना, हमारी मिट्टी हिंदुस्तान की है, हम हमारी मिट्टी यहीं घुल-मिल जाएगी। तो जितने भी लोग हैं, मैं उनको शेर के साथ ये पैगाम देना चाहूँगा
कि अब ऐ काश अब के हिंद में ऐसी फ़ज़ा बने, ऐ काश अब के हिंद में ऐसी फ़ज़ा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल ना हो पाए मस्जिद की आबरू, ये फ़िक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो हमें मिल-जुल कर यहाँ रहना है, इसलिए हमने चुना है कि हमें हिंदुस्तान में ही रहना है। जो मैंने शेर कहा ना, मैंने ये उनके लिए क्या, जो एक मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। जी, उन्होंने मेरी बहन कर्नल सूफिया के ऊपर कहा था जी। कि हमने आतंकवादी के बहनों से पाकिस्तान पे हमला अटैक कराया। जी, जी, मैंने देखा मतलब वो। मैंने देश के लिए कुर्बानी दी, मैं मर गया, मैं शहीद हो गया, फिर भी मैं आतंकवादी हूँ। तो उसके ऊपर मैंने शेर कहा था कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, ज़ालिम फिर भी समझता है कि ये पाकिस्तान वाला है। पाकिस्तान वाला है। देखिए, जो मदरसों के बच्चे होते हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, जब वो कुरान को हिफ़्ज़ कर सकते हैं, तो क्या वो यूपीएससी जैसी टफ़ेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, तो जो हमारे मदारिस के लोग हैं, हमारे उलमा हैं, साथ ही साथ कुरान हिफ़्ज़ करने के साथ ही साथ उनको यूपीएससी का प्रिपरेशन क्यों नहीं करवाती है? देखिए, कोई भी चीज़ ना ग्रेजुअली उसमें चेंजेज़ आते हैं। हाँ, इतनी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारा जो मदरसे का सिलेबस है, उसके अंदर वो चीज़ें भी ऐड हों कि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मौलाना गुलाम गोस्तानवी साहब, अभी बहुत जल्दी उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़ा मदरसा महाराष्ट्र में उनका। जी, और केरला में बहुत सारे मदरसा, बिलीव नहीं करेंगे, जब बच्चा वहाँ पे आलिम बनता है तो साथ में एडवोकेट ही बनता है। जितने बच्चे आलिम उतने बच्चे एडवोकेट। क्या बात है! और मौलाना वसीमुर रहमान, जो मैंने आपको इससे पहले कहा, आलिम भी थे, डॉक्टर भी थे और साथ में आईएएस ऑफिसर भी हैं वो। अरे वाह! तो बहुत सब 2-3 हाफ़िज़ बच्चे भी हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्रैक किए, मैं नाम भूल रहा हूँ उन लोगों का। आपके इल्म में ऐसा कोई मदरसा है जहाँ पर दीनी तालीम के साथ-साथ यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करवाया जाता हो? बिहार में, आप ही के बिहार के अंदर मदरसा रहमानिया है, रहमानिया फाउंडेशन। यूपीएससी का तो नहीं तैयारी कर रहे, लेकिन जितने मदरसे के बच्चे हैं, सब नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है 98% का है। क्या बात है! जितने बच्चे हाफ़िज़ हैं, वो सब के सब डॉक्टर हैं। वाह! तो चेंजेज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएँगे इंशाल्लाह, और आप देखोगे कि आगे जो फ्यूचर होगा, जो इंशाल्लाह, कि बच्चा साथ में एडवोकेट भी होगा, साथ में आलिम भी होगा, डॉक्टर भी होगा और साथ में आलिम भी होगा। बहुत जल्दी वो चेंजेज़ इंशाल्लाह आप देखोगे। जी, बिल्कुल और मैं ये चाहता हूँ कि आप देवबंद से हैं और आप बहुत सारे मदारिस से जुड़े भी होंगे। तो जहाँ-जहाँ आप जाएँ, वहाँ तक इस बात को पहुँचाएँ कि जो दीनी तालीम है, उसके साथ-साथ यूपीएससी का भी सिलेबस लिया जाए, ताकि हमारे लोग अगर सरकार में होंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अगर मुमरा के अंदर कोई एक चीज़ तब्दील करनी हो, तो फ़ौरन आप क्या करना चाहेंगे? काश ये पावर मेरे पास होता। अगर इमेजिन सपोज़ करिए पावर मेरे पास आ गया, तो जितने भी नगर सेवक कॉर्पोरेटर हैं, उसमें से 80% नगर सेवकों को मैं चेंज कर देता और उनको नए-नए यूथ को जी, एटलीस्ट ग्रेजुएट इंसान होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। मुझे नहीं बोलना चाहिए ब्रॉडकास्ट के ऊपर। एक हमारा ही नगर सेवक थे, उनसे मैंने कहा कि यार, मुमरा में एटलीस्ट सेकंड प्रेफरेबल लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो उर्दू होनी चाहिए। जी, बोर्ड के ऊपर उर्दू लिखी होनी चाहिए। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी भाषा मराठी है, बिल्कुल, और मराठी तुम प्रेफ़रेंस दिया कि मराठी भाषा फर्स्ट पे होनी चाहिए, दूसरी उर्दू और थर्ड तुम इंग्लिश को दो। बिल्कुल। जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का एरिया है। अरे मुफ्ती साहब, ऐसा कहाँ होता है? बोला कहाँ होता है? चलिए उल्लासनगर, तुम बोर्ड देखो उल्लासनगर का, सबसे पहले सिंधी ज़बान है, फिर मराठी है, फिर वहाँ पे इंग्लिश है। बिल लेकिन मैंने कहा कि भाई मराठी हमारे लिए फर्स्ट है, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माटी है। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा, अरे मुफ्ती साहब, कौन उर्दू पढ़ता है? कौन उर्दू जानता है? उर्दू तो अगर लिखेंगे तो कुछ अजीब कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। बोला यार, तुम सब पढ़ा करो, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू जो है वो इंडिया की ज़बान है। उर्दू जो है वो हिंदी और उर्दू दोनों भाई और बहन है। उर्दू जो पैदा हुई है वो लखनऊ के अंदर पैदा हुई है और गाज़ियाबाद में पैदा हुई है। वो तो पाकिस्तान वालों ने चोरी कर ली भाषा हमारी। बिल्कुल, तो चोर लोग हैं वो लोग, तो पाकिस्तान वाले। ज़बान हमारी चोरी करके चले गए वो लोग यहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ कि महात्मा गांधी, शायद यहाँ पर किसी को नॉलेज नहीं होगा, महात्मा गांधी को जब शहीद किया गया, उनका एफआईआर जब लिखा गया तो उर्दू ज़बान में लिखा गया था। क्या बात! आज उर्दू ज़बान के साथ जो बेरुखी इख्तियार की गई, बहुत अफ़सोसनाक की बात है। लेकिन बस मैं यही उम्मीद करूँ कि ऐसे नगर सेवक आएँ, जो बातों को समझें, हिस्ट्री को समझें और काम करें। और क करप्शन मतलब बहुत बड़ी बीमारी है, नॉन करप्ट इंसान होना चाहिए।
ऐसी बिल्डिंग तो मत मत बनाओ कि तुम 6 महीने के अंदर 8 माले की बिल्डिंग बना दो, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। मैं भिवंडी गया, दीवा गया, डोंबिवली गया, हर जगह गया। लोग काम करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, वो बात हमें समझ में आती, गरीब इंसान कहाँ रहेगा, छोटा प्लॉट है, 3 गुंठे का जगह कैसे पास होगी। लेकिन वो बिल्डिंग बनाते 4 माले की, 3 माले की, 5 माले की, 8-8 माले की बिल्डिंग। तुम इमेजिन करो कि अगर -पॉइंट अर्थक्वेक आ जाए, -पॉइंट अर्थक्वेक, तो कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लकी कंपाउंड का हादसा हो गया, बिल्कुल। तो ये सब जो कुछ हुआ, ये सब करप्शन की वजह से हुआ। देखो, आपको सच बोलना पड़ेगा, और आप सच नहीं बोलोगे तो एक दिन आएगा कि सब के सब मतलब बैकफुट चले जाएंगे और सब बैकवर्ड हो जाएंगे सब। जब तक ये चेंजेस नहीं आएगा, जब तक आप यूथ को मौका नहीं दोगे, नए ब्लड को मौका नहीं दोगे, एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और फिर आप करिए, देश की सेवा करिए, मिट्टी सेवा करिए। अभी हमारे देखो मर्जिया पठान है, हमारी छोटी बहन है, वो बिल्कुल। यूपीएससी की तैयारी की थी उसने। क्या बात। शहर यूनुस है, फॉरेन से माशाल्लाह पढ़ के आई है। हम्म, नेहा नायक हो, भले हमारी पार्टी में नहीं है वो हमारे अपोजिशन में जो जी। बोलती हो, जी। लेकिन एक यूथ तो है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी वेल लिखी यूथ एजुकेटेड है। है, तो ऐसे लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि सरकार को मैंडेटरी करना चाहिए कि मिनिमल आपको ग्रेजुएशन करना है, बिल्कुल तब भी बिल्कुल। आपको कॉर्पोरेट का जो है वो प्रोसेस आगे बिल्कुल जो टिकट मिलेगी, वरना नहीं। नहीं मिली, बिल्कुल। और क्योंकि मुमरा में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और आपके पास मालूमात का ख़जाना भी है, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ निकाह को कितना आसान किया गया है? देखिए, हमारा मानना तो ऐसा है कि अल्लाह के नबी से जो इरशाद फरमाया कि ऐसर निकाह, कि सबसे बरकत वाला निकाह हो जिसमें पैसा कम से कम खर्च हो। जी। मैं ये हॉल वॉल के मैं इसके फेवर में नहीं रहता, मैं इसके। आप सोचिए ना, एक सरदार कौम है, सरदार कौम, सिख कौम, आपने किसी सरदार को भीख मांगते हुए देखा? नहीं। मैं तो लाइफ में नहीं देखा आज तक मैंने मैंने। नहीं। हाँ, बल्कि सरदार कौम ऐसी है कि दिल्ली के अंदर एक हाई कोर्ट का जजमेंट था, एक उमर नाम के एक लड़के ने एक का मर्डर कर दिया था, और जब मर्डर किया, जब उसने अपनी सजा काटी उसने 20 साल, तो उसको बेल इस शर्त पे मिली कि तू गुरुद्वारा जाएगा, गुरुद्वारा में तू सेवा करेगा, तू खिदमत करेगा, लोगों की चप्पल सही करेगा, और गुरुद्वारा के जो प्रमुख हैं, जैसे मौलाना टाइप जो भी होंगे वहां पर, जो प्रमुख, अगर वो तुझे बोल दिए, तुझे एक सर्टिफिकेट दे दिए तेरे कैरेक्टर के बाद, तू आदमी अच्छा है, तो तेरी बेल हो जाएगी। मतलब एक कौम पढ़ लिख कर, मेहनत कर कर इतनी अच्छी बनी कि हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है कि तुम वहां चले जाओ, वो तुमको सर्टिफिकेट दे दिए तुमको, तो तुम्हारी बेल हो जाएगी तुम्हारी। तो मेरा इस मामले में मानना ऐसा है कि भाई, तालीम के बगैर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तालीम के बगैर। और मुसलमानों की जो इतनी बड़ी आबादी है, तुम निकाह जिस फजूल खर्ची के साथ करते हो, तुम उस पैसे को जमा करो, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरह एक यूनिवर्सिटी बनाओ, और पैसा इतना खर्च मत करो कि गरीब की बेटी जब उस शादी को देखे तो उसका दिल रोए कि मेरा बिल्कुल। बाप तो गरीब है, शादी की कैसे होगी। याद रखना, मरने के बाद जितनी भी सेठ है ना, सबसे अल्लाह सवाल करेगा कि तुम्हारी शादी की वजह से गरीब की बेटी रोई थी, तेरी शादी की वजह से गरीब का रिश्ता नहीं हुआ था। शादी इतनी आसान करो कि गरीब आदमी खुल के कहे कि आज मेरी बेटी की शादी है। और हमारी कोशिश यही है, बल्कि एक हो सकता है कि ये बात जब जाएगी मुमरा में, तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे आपकी वीडियो के ऊपर कि अभी तक क्यों नहीं बनाए, अभी ये बात कर रहे हो, जी। अभी इलेक्शन आया तो आप ये बात कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बोले। जी। देखो, आप कमेंट्स करेंगे, मुझे उस पर कोई वो नहीं, जो मैं सच बात कहूंगा आपको। एमएम वैली के अंदर एक इंशाल्लाह मैरिज हॉल बनने जा रहा है, जिसका रेंट जिसका रेंट ऐसा होगा कि गरीब का गरीब आदमी और मुझ जैसा एक नॉर्मल इंसान भी वहां पर अपनी बच्चों की, बेटियों की शादी आसानी से करा सकेगा। क्या बात है। अब वो समझ लो कि उसका रेंट कितना होगा, 5 से 10 हज़ार रुपये। बड़ा हॉल होगा, अपनी बेटी की आप शादी करिए, क्योंकि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इज्तिमाई निकाह का, क्या बात। उस दिन, कि जहाँ पर आवाज सबका जब बर्थडे होगा या जब कोई खुशी का मौका होगा, तो हम ऐसी गेट टू गैदरिंग करेंगे कि बहुत से लोगों की शादी एक साथ में हो जाए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुमरा वालों, अगर आप देख रहे हैं तो याद रखिए कि ये मुफ्ती साहब ने हमें बताया है कि मिनिमम जो होगा वो 5 और मैक्सिमम जो होगा वो 10, 5 से 10 के बीच में होगा। तो आप
आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में ये देखने को मिलेगा, और ना मिले तो आप इनको पकड़ सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट्स में और है, ऊपर जो सेंट्रल में बैठी है फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, अगर वो जीएसटी बढ़ा दी तो हो सकता है पैसा बढ़ जाए आपका। वरना प्लीज कमेंट मत करिएगा कि तो आप 10 ही बोले थे आप तो। और मैं आपको आपसे एक और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, निकाह की बात आई तो बहुत मैं मतलब मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में ये चीज़ कितनी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान के एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैंने देखा, वहाँ एक मुफ्ती थे या आलिम थे, जो थे वो बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान में मतलब उन्होंने बेहयाई लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बेहयाई मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़कियों के बीच इतना बढ़ गया है कि वो वालों को बगैर बताए निकाह करते हैं, और जो उनके ख्वाहिशात हैं वो पूरे करते हैं, और बाद में वो चोरी छुपे तलाक भी ले लेते हैं, डिवोर्स भी ले लेते हैं। तो ये चीज़ कितनी मतलब सही है आपके हिसाब से इस्लाम के अंदर? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा ना, पाकिस्तान एक सड़ा हुआ भिखारी मुल्क है। हुँ, पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो अच्छा है। जी। और पाकिस्तान कभी भी मुसलमान कौम को रिप्रेजेंट नहीं करता। राइट। वो ऐसे चोर उचक्के लोग हैं कि जंग भी लड़ना है तो वो वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते हैं, एफआईएम से भी भीख मांगते हैं। खुद को पैसा भरना है तो अफगानिस्तान पे अटैक करा देते हैं। खुद को सेव करना है तो अफगानिस्तान मुहाजिर को घर से भगा देते हैं वो लोग। तो मैं तो पाकिस्तान का नाम लेना चाहता ही नहीं। जिस पाकिस्तान को हमारे उलमा ने लात मार दिया था, हम तो नाम लेना चाहते हैं। हमें अपनी बात हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप हिंदुस्तानी है। आप इस बात को याद रखना। हिंदुस्तान के अंदर हाई कोर्ट का जजमेंट मेरा नहीं है। जी, हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई लिविंगशिप रिलेशनशिप में आप रह सकते हो। जी, जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, छत्रपति शिवाजी महाराज, शिव शाहू फूले, अंबेडकर, फातिमा मौलम कलाम आज़ाद, जी, हम इस बात को बिलीव करते हैं कि शादी के बंधन में रहा जाए, और जो हमारी जनरेशन हो वो पाक साफ हो, और अपनी नस्ल को एक पाक साफ रखें, तालीम में, एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, और खुराफाती चीज़ से बचें। मैं एक नाम नहीं लूँगा, हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं। उनसे बड़ा नेता कोई है नहीं महाराष्ट्र के अंदर आज फिलहाल। हमारे पॉडकास्ट में आप नाम ले सकते हैं। नहीं, आपका पॉडकास्ट है तोड़ देंगे वो लोग आपके। उनकी उनकी जो बीवी है वो टिकटॉक बनाती है, हुँ, हुँ, और ठीक है। टिकटॉक बनाकर मुसलमान लड़के के साथ नाच रही है। तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो तुम यार? जी, वही तुम देखो, उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी वाइफ, ऐसा लगता है कि मराठी कल्चर है, बिल्कुल। और कितना अच्छा कल्चर है मराठियों का। और एक तुम हो टिकटॉक पे नाच रहे हो। तो ये गलत मैसेज जाता है। एक परंपरा है, एक प्राइड है, उसको बचा के रखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सावित्री माँ फुले, माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माँ थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो अहलिया थी, वैसा बनिए, देश का नाम ऊँचा करिए। ये टिकटॉक में नाचने गाने में कुछ नहीं रखा है। बिल्कुल, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बचपन से मैंने सुना है कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। तो मुझे मस्जिद चाहे सुन्नी की हो, बरेलवी की हो, अहले हदीस की हो, मैं नमाज़ कहीं भी पढ़ता हूँ। मैं शिया की मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ लेता हूँ जाकर, मुझे नमाज़ पढ़नी है और मुझे ये पता है कि मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन बहुत सारी मस्जिदों में नमाज़ जो है वो माइक में नहीं होता है। बहुत सारी मस्जिदों में माइक में नमाज़ होता है। एक तरफ इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं कि नए टेक्नोलॉजी में नमाज़ नहीं पढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ मैंने आपकी एक वीडियो देखी, जहाँ आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं और आपकी वीडियो बनाई गई है, वो इंस्टा पे आपको कोलैब करके अपलोड की गई है। तो दोनों में आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं मालूम वो वीडियो किसने बनाई है, लेकिन जो आपका सवाल है बेसिक, कि टेक्निक को लोग यूज़ क्यों नहीं करते हमारे इसके अंदर, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है कि कमेंट्स में लोग क्या-क्या नहीं बोले, यार तुम कुछ भी बोलते हैं। टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक एडवाइस डिवाइसेस को आपको यूज़ करना चाहिए। और बल्कि मेरा मानना तो ये है कि ड्रोन को भी लोगों को यूज़ करना चाहिए। जब बड़े-बड़े इज्तिमात होते हैं, जी, पता नहीं कौन ला ला के क्या रख दिया, आप ड्रोन वोन भी यूज़ करिए आप लोग, ताकि इससे सेफ्टी रहे हर चीज़ के अंदर। और जो चीज़ है, साइंटिफिक जो चीज़ है वो ऊपर वाले ने हम सब के लिए बनाया है, हम सब की जी, बेनिफिट के लिए बना। मैं आपके सामने आज ये ब बातें कर रहा हूँ, ये आपकी बात लाखों लोगों तक पहुँचेगी। बिल्कुल, ये मैं एक डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल। और मैं ये पूरी उम्मीद है कि ये आपका जो हसन स्टूडियो है, एक दिन इंशाल्लाह सबसे बड़ा आपका स्टूडियो बनेगा ये। इंशाअल्लाह। और बस मैं यही बात करूँ भाई, साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करिए, और ज़्यादा पास में जाओगे तो वही हाल होगा जो आज हो रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आपको
एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है तो आप हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको नमाज़ पढ़ानी है तो आप माइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को भी ख़्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे लोग सवाल भी नहीं करते हैं। हमारे लोग अगर मस्जिद के इमाम से सवाल करें, तो कुछ बात बने, लेकिन हमारे लोगों को लगता है कि जो इमाम ने राइज कर दिया है, वही इस्लाम है और हमें वही फ़ॉलो करना है। ये सवाल पूछना बहुत जुर्म हो गया आजकल। एक लेडी है यूपी की, जी, जो आप ही की तरह एक चैनल है उसका, वो गाना गाती है अपनी ज़बान भोजपुरी ज़बान में। जी। उसने सवाल करी थी गाने के अंदर, तो उसको केस बना दिया उसके ऊपर। कि तो लोग सवाल को भी ऐप मानते हैं। और हमारा यूथ जो है, आजकल फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मायूस बिल्कुल मत होइए। करबला के हालात हमने कोई फर्स्ट टाइम नहीं देखे। और बदर, हुनैन, खैबर, 1857, जंग आज़ादी, ये हमने देख चुकी है, हमारी तारीख के अंदर है। मैं नौजवानों से कहूँगा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि डोंट बी डिसअपॉइंट विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की बरकत से मायूस मत हो। बिल्कुल, आज रात है, कल सुबह इंशाअल्लाह होगी, और वो रात हमारे बेनिफिट के लिए ही है। हम लोग जो इतना सुस्त पड़ गए थे, पढ़ते नहीं थे, तालीम से दूर थे, वो हालात हमारे लिए इसीलिए, ताकि हम रुख फिर से करें तालीम के ऊपर, माँ-बाप की खिदमत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, और ऐसी कोई शब नहीं जिसकी सुबह ना हो। बिल्कुल। होगी इंशाअल्लाह। आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो यूथ सुने तो इंस्पायर हो? देखिए, मैं जो स्टोरी सुनाऊँगा, मैं भी स्टोरी तो इसको वाक़या बोलूँगा, कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन ज़ात जिसको हम मानते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी है कि जब उन्होंने हिजरत की, सब्र, खामोशी और तहम्मुल के साथ, कोई झगड़ा, फ़साद, तू मैं बिल्कुल नहीं की उन्होंने, नऊज़ बिल्लाह। और उन्होंने मदीना का सफ़र किया, मेहनत की उन्होंने, बच्चों को पढ़ाया। वो आपको वाक़या याद होगा कि बदर के जो कैदी थे, जब उनको छोड़ना था, तो कहा कि भाई एक काम करो, हमारे बच्चे को तुम पढ़ा दो। क्या पढ़ाओ? हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ाओ, ये सारे पढ़ा दो, नंबरिंग पढ़ा दो हमको, और आप आज़ाद हो जाओ। क्या? मतलब आप उससे सोचिए कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है, मतलब बिल्कुल, कि पैसा तुम दे रहे हो, 1 करोड़ रुपए, नहीं चाहिए पैसा तुम्हारा, तुम हमारे बच्चे को पढ़ा दो, पढ़ाओ और जाओ तुम। तो सक्सेस स्टोरी ये है कि जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो जिस तरह उन्होंने मक्का को फ़तह किया, मदीना को फ़तह किया, सब लोग उनके पास आ गए। तो आप भी अपने अखलाक, किरदार को बनाए रखिए, सब्र रखिए, तहम्मुल रखिए, तमाम लोगों को आप साथ में लेके चलिए, भेदभाव बिल्कुल मत करिए, इंशाअल्लाह सब लोग तुम्हारे पास आएँगे। और कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया हो और आपने वो काम प्रूव करके दिखा दिया हो? मैं पार्टी का तो नाम नहीं लूँगा, मैंने जब फॉर्म भरा था, जी, तो उसमें वो पूछते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है? तो मैंने लिखा आलिमियत, इफ्ता, मखज़ूम मारिफ। तो उन्होंने सब क्रॉस मारा, लिखा अनएजुकेटेड। अच्छा, तो मैंने कहा कि अरे! तुम मेरे से इतना काम करा रहे हो और लिखते नीचे अनएजुकेटेड। जी, तो बोले नहीं, वो तुम्हारे पास जब तक ग्रेजुएशन नहीं रहेगा ना, और मास्टर डिग्री नहीं रहेगी, तो जब तक तो ये ऐसे ही आएगा। तो मैंने सोचा था कि इंशाअल्लाह इतनी डिग्री हासिल करूँगा कि तुमको मेरा नाम लिखने में कम से कम 1 मिनट जाएगा। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छी बात बताई। आपने देखा होगा जिस तरह से अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद इंडो-पाक वॉर चालू हो गया। तो जब इंडो-पाक वॉर चालू होता है हमेशा से, ये होते हुए आया है कि मुसलमानों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है और उनको वतन परस्ती का सबूत देना पड़ता है। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पता नहीं, एक शेर है उनका, भोपाली साहब का, कि सुना है कि सरहदों पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। चुनाव है क्या? तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि जब भी ये वॉर होती है, देखो एक मुल्क भिखारी है, उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, और एक हम में 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक, कि हम रेस के अंदर हैं। हम लोग उस रेस में हैं कि वी आर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट, नो इस पर है। तो मैं तू जैसे लुखे को जवाब देकर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँ? हमको मालूम है कि ये लोग आतंकवादी इन्होंने भेजा है, और जो प्रेशर मुसलमानों के ऊपर करते हैं ना ये लोग,
ये लोग अगर आप देखोगे, आप गूगल पे सर्च करिएगा 5 few ISI एजेंट इन अवर कंट्री, तो आपको बीजेपी के यूथ का लीडर मिलेगा, बीजेपी कैडर के लोग मिलेंगे जिन्होंने खबरी की किसकी, पाकिस्तान की। जी। अब ज़्यादा दूर मत जाइए, पूना के अंदर एक डीआरडीओ के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने डीआरडीओ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आईएसआई पाकिस्तान को शिफ्ट की थी। तुम देश का गद्दार किसी और को बोलते हो, बिल्कुल। और लोग करते कौन है? जिनको तुम गद्दार बोल रहे थे वो तो बेचारे शहीद हो गए। इम्तियाज अहमद, बिहार के सिपाही, जब उनकी लाश शहीद की जब पहुंची वहां पर, तो सीएम साहब नहीं थे बिहार के, वहां पर कोई नेता नहीं था वहां पर, हम तो शहीद हो गए। कर्नल सोफिया ने सारा मैपिंग की उनके ऊपर अटैक करने की, तो आपने उनको भी आतंकवादी बना दिया, आतंकवादी की बहन बना दिया आपने। राफेल जिसने उड़ाया बिलाल अहमद ने, आपने उसको आतंकवादी बना दिया। बिल्कुल। हाँ, कश्मीर के अंदर जिसने अपनी गोली खा ली, जिस शख्स ने, तुम उसको नहीं देखते हो। इसीलिए वो शेर कहने का मन कहता है बार बार कि बदन में दौड़ता सारा खून ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है ये पाकिस्तान वाला है। जब तक वॉर थी हम मोदी जी के साथ में थे, अब वॉर खत्म हो गई है। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी से, आप जो कहते थे माय फरांड डोनाल्ड टाराम, आपकी जो लैंग्वेज की बोलने की जो स्टाइल है आपकी, माय फरांड डोनाल्ड टाराम, तो आपके एक फरांड ने सिर्फ एक ट्वीट किया तो आपने वॉर रोक दी। मतलब हम 28 लोग शहीद हो गए और एक ट्वीट के बदले आपने सब खामोश हो गए। हम्म? आप कहते थे कि 56 इंच का मेरा सीना चौड़ा है, हाँ, मेरी हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान को 2 दिन में कंट्रोल कर लूंगा। वो 5 आतंकवादी कहाँ चले गए? ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब, बिल्कुल। ये सीबीआई, रॉ, ये जितनी भी एजेंसीज है, ये एजेंसी इसीलिए है कि तुम पार्टी को तोड़ोगे, तुम शिवसेना को तोड़ोगे, तुम एनसीपी को तोड़ोगे, तुम कांग्रेस तोड़ोगे, तुम एमपी खरीदोगे। अरे देश का काम करो ना, आप होम मिनिस्टर हो। ये कितनी शेमफुल एक्ट है कि जब आप कश्मीर जा रहे हो, हाँ, श्रद्धांजलि पेश करने की, तुम्हारे कारपेट बिछाई जा रही है। आप कोई दुल्हे राजा को यार, आपको रोते हुए जाना चाहिए। हाँ, बच्चियां शहीद हो गई, लोग शहीद हो गए। वो जो नौजवान शहीद हुआ, और जो बच्ची ने अपने शौहर के डेथ के बाद, शहादत के बाद, जो उसने जुमला कही उसने कि मैं चाहती हूँ कि देश के अंदर वातावरण प्यार मोहब्बत का, शांति का रहे, लोगों ने क्या कमेंट किया उसके ऊपर। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि देश के अंदर जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तो दुश्मन तो हमारे ऊपर अटैक करेगा। हम जिस दिन एक मुट्ठी बन जाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन ईसाई, तो इंशाअल्लाह भारत को सुपर पावर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपको लगता है कि जब इन लम्हात में मुसलमान को कोई ये कहता है कि तुम पाकिस्तानी सपोर्टर हो, तो ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है या फिर ऐसा एहसास होता है कि अभी भी हिंदुस्तान में सेक्युलरिज़्म की कमी है? नहीं नहीं, ये लोग जो, जैसे मैंने कहा, ये लोग आईएसआई के एजेंट हैं, सब के सब लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो फसाद कराते हैं। आपको मैं एक हिस्ट्री की बात याद दिलाना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, इसने पाकिस्तान बनाया था। जब वो पाकिस्तान चला गया तो जो मुसलमान यहाँ पर रह गए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़े बड़े उलमा के कहने जो मुसलमान हैं, तो उसने एक ताना मारा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों याद रखना, तुमको 1000 साल अपनी देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा, और ये लोग तुमको कभी मानेंगे नहीं, तुमको ये लोग। उसने बात कही थी, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने बात जिन्ना ने कही कही थी। थी। उस बात को साबित कौन करते हैं? ये भाजपा वाले। बिल्कुल। ये जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते हैं, ये उसकी बात को साबित कर देते हैं। अरे तुम उस वक्त क्यों नहीं करते साबित, जब देश के पास मिसाइल नहीं था? हाँ, तो एपीजे कलाम साहब ने मिसाइल बना के दिया। तुम उस वक्त कहाँ चले गए थे जब कश्मीर की वादी को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था? तो ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, और अपनी देश की एक जमीन को पाकिस्तान को नहीं दूंगा। और वो शहीद हो गए देश के लिए। बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको ऑफर दी थी कि ब्रिगेडियर उस्मान, तुम मेरे देश पाकिस्तान में आ जाओ, तुमको मैं यहाँ का वो जनरल बना दूंगा। बिल्कुल। वो नहीं गए। नहीं कहा कि गए। नहीं, मैं देश से कल भी मोहब्बत ठुकरा करता था, दिया आज उन्होंने। भी हूँ, बिल्कुल। और इंशाल्लाह करता रहूंगा। और मेरी रूह जब निकलेगी कल कयामत के दिन, तो अल्लाह मुझसे पूछेगा तू कहाँ से है? तो मैं कहूंगा या अल्लाह, मैं उस देश से आया जिस देश के बारे में तेरे नबी ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान ठंडी ठंडी हवाएं आती है। क्या बात है!
आज ये देश, ये आईएसआई के एजेंट, ये लोग खबरीगिरी करने वाले, जो ब्रिटिश खबरीगिरी करते थे, आज आईएसआई कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा देश एक है और एक रहेगा इंशाअल्लाह, और हम सब मिलकर अपने देश का दिफा करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही आपने और आपकी इन बातों से जो हमारे लोग हैं देखेंगे पॉडकास्ट तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पर आगे की पड़ाव में रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं सर उन लोगों को एक शेर कहना चाहता हूँ उर्दू का, क्योंकि आपको उर्दू से बहुत मोहब्बत है आपको, बिल्कुल, और आपकी जो ऑडियंस है उनको भी उर्दू से बहुत मोहब्बत है। तकलीफ तो बहुत होती है जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं। मैं शेर कहूँगा, ना तेरे बदन से ना तेरे आस्ती से आएगी, हाँ, ना तेरे बदन से ना तेरे आस्ती से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी तारीख, बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून खुशबू इस ज़मीन से आएगी। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छे। आप जज़्बात का इज़हार अशआर के ज़रिए बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आइए रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। शरद पवार या अजीत पवार ज़्यादा विज़नरी कौन है? शरद पवार साहब। और पॉलिटिक्स या सोशल वर्क ज़्यादा टफ क्या है? पॉलिटिक्स। और अपार्ट फ्रॉम पवार फैमिली आपका फ़ेवरेट लीडर कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। और मैं एक-एक पार्टी का नाम लूँगा, आपको एक वर्ड में आंसर करना है उनके लिए जो आपके दिमाग में आता है फ़ौरन। पहला है एनसीपी, पूरे महाराष्ट्र को एक करने वाली, बीजेपी, देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने वाली, एमआईएम, जज्बाती बातें करने वाली, कांग्रेस। देश को आज़ाद कराने वाली। अगर आप सीएम बन गए अभी के अभी, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे महाराष्ट्र के अंदर? मैं अगर सीएम बन गया, इंशाअल्लाह, अल्लाह करे वो दिन भी कभी आए, तो एजुकेशन बिल्कुल फ्री होगा, और रोटी, जो है खाने की रोटी, जो गरीब एक रोटी खाता है, उस रोटी की जो कीमत होगी वो 20 साल तक वही रोटी कीमत होगी। और तीसरा काम जो करूँगा, डेटेरेंट पॉलिसी और रेट्रिब्यूटरी पॉलिसी, कि तुम किसी के बेटी के साथ रेप करोगे तो सरेआम तुमको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या बात है! चाय या कॉफ़ी? मैं दोनों नहीं लेता सर। मैं जिम करता हूँ, कैलोरीज़ बहुत कम लेता हूँ अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, आप अशआर बहुत सारे सुनाए, तो आपका फ़ेवरेट शायर कौन है? अल्लामा इकबाल। उनका कोई पसंदीदा शेर? यकीम मोहकम। शेर तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन एक शेर जो उनके हटके हैं उनसे, जी। और वो पूरी इंडिया की जिसको सियासत पूरी बयान करता है, कि यूं तो कभी मुंह मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, हाँ, जब जरूरत पड़ती है बराबर यूज करते हो हमको। यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो। क्या बात है! ना दामन पर कोई छींट, ना खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। मेरी ही लहू पर, मतलब मेरे वोट से जीत के आते हो, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो हो, मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो। बहुत अच्छे अशआर सुनाए आपने और ये जो अशआर हैं, वो कली माजिद के हैं। बहुत अच्छे शायर गुज़रे हैं और मेरे ख़्याल से बिहार से ही थे वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे 1-2 क्वेश्चन आखिर में है कि मुझे बताएँ कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा लेसन या सबक क्या मिला है आपको? सबसे बड़ा लेसन, सबक मुझे ये मिला है कि धोखा कोई कोई अपना करीबी देता है। क्या बात है! धोखे की सिफ़त ये होती है कि धोखा देने वाला कोई तुम्हारा करीबी होगा, और जब भी तुम कोई काम करो, तो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत पे ऊपर करो, और अपने साथ में दोस्त हमेशा अच्छे रखो। एक गलत आदमी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। एक गलत आदमी तुमको 10 साल पीछे कर देगा। और जो लोग धोखा देते हैं या अपनी ज़बान से मुकर जाते हैं, कुरान में या फिर हमारे दीन में उसके लिए क्या कहा गया है? देखिए, हमारे नबी ने फरमाया कि झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान चोरी कर सकता है, करना नहीं चाहिए, कभी उसने कर दिया। एक गुनाह एक और है जो मैं नहीं कहूँगा, वो भी कर सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ और धोखा नहीं दे सकता। और जो लोग किसी को धोखा देते हैं, उनका अंजाम इस लाइफ में बहुत बुरा होता है। आप देख लो,
हमारे देश के साथ जिन-जिन लोगों ने गद्दारी की, चाहे मीर जाफ़र हो, मीर सादिक हो या जिसने भी की, आज आज उनका अंजाम देख लो। तो बस मैं यही कहूँगा यूथ से, वन रॉन्ग पर्सन विल डैमेज योर एंटायर लाइफ। एक गलत आदमी तुमको 10 साल पीछे कर देगा, तुमको बिज़नेस के अंदर, एजुकेशन के, फैमिली के अंदर। इसीलिए देखो कि तुम दोस्त किसको बना रहे हो। अच्छे इंसान को दोस्त बनाओ, समझदार को बनाओ और ऐसे इंसान बनाओ जिसको तुम अपना दर्द, अपनी तकलीफ बयान कर सको और तुम सॉल्यूशन दे सके तुम। बिल्कुल, नौजवानों के लिए बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ को 10 साल पीछे लेकर चला जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आस-पास अपने दोस्त अहबाब बनाएँ या अपना जीवन साथी चुनें, तो बहुत सोच समझ कर चुनें, ताकि वो आपके अच्छे और बुरे दोनों में आपके साथ हो, आपके शाना-बशाना हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आपकी मल्टी आप मल्टी टैलेंटेड हैं, हमा-जहत शख्सियत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लोग किस चीज़ से याद रखें? यानी एज़ अ पॉलिटिशियन याद रखें, लॉयर याद रखें, बिज़नेसमैन याद रखें या एज़ अ मुफ्ती याद रखें? आप क्या चाहते हैं इन फ्यूचर? नहीं सर, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लोग मेरे मरने के बाद, हर एक को दुनिया जाना है, मेरे मरने के बाद लोग मुझे अच्छे कामों से याद रखें। देखो, इंसान की शख्सियत मिट्टी में एक दिन मिलनी है। मैं भी शायद मर जाऊँगा, आप भी मर जाएँगे और हमारे बाद का जनरेशन इस दुनिया को सँभालेगा। लेकिन दुनिया में इंसान काम ऐसा करे कि जब तक ये दुनिया रहे, लोगों को फ़ायदा मिलता रहे। अगर मैं दुनिया में कोई काम कर सका इंशाअल्लाह, तो अपने मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बना के जाऊँ, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग पढ़ें और इल्म हासिल करें और हमारे देश को एक खूबसूरत देश बनाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी बात कही और आपका नेक इरादा है। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और आपकी बातें सिर्फ़ सियासी हवालों से ही नहीं, समाजी हवालों से भी और ज़िंदगी के हवालों से भी बहुत सीखने के लिए मिलेंगी, जो भी ये पॉडकास्ट सुनेंगे। मैं एक लास्ट में अपील करना चाहूँगा, जैसे आपकी टीम ने, हसन स्टूडियो ने, माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया और मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा, आप टेक्निक को यूज़ करिए, साइंटिफिक डिवाइसेस को आप यूज़ करिए। आप सिर्फ़ ये मत देखिए कि आप बात कहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आप इसको यूँ समझिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो आप एक बुलंद चोटी पे खड़े हो गए, कहा इन्नी उर्यानुम मुबीन, कि मैं तुमको खुल्लम-खुल्ला डराने वाला हूँ। उस वक़्त का मीडिया वही था। उस वक़्त का मीडिया कोई होता, तो सबसे अच्छा मीडिया हमारे नबी ने यूज़ किया। तो इस वक़्त का मीडिया ये है कि हम अपनी बातों को, अच्छी पॉज़िटिव बातों को, पॉज़िटिव वाइब्स को हम लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। और ये आपकी जो ये टीम काम कर रही है, हसन स्टूडियो, मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक ख़्वाहिशात आपके साथ में हैं। और मैं 1 मिलियन नहीं, बल्कि अगर ट्रिलियंस के अंदर भी अगर सब्सक्राइबर आपके हों, तो मेरी तमन्ना है कि इंशाअल्लाह वो आपकी होगी। लिटिल लिटिल मेक ए मेक इट, मायूस मत बिल्कुल, होना। बिल्कुल। मैंने भी लाइफ़ में बिज़नेस स्टार्ट किया था ज़ीरो से। ऐसा लगता है कि कैसे होगा? मुझे नहीं मालूम था कि लाख में, करोड़ में कितने ज़ीरो आते हैं। जी। लेकिन माशाल्लाह वो हो गया। आप लोग कंटिन्यू रखना और इंशाल्लाह वो काम आपका होगा। अगर आपको हसन स्टूडियो का बदलाव एपिसोड पसंद आ रहा है, तो हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हम बातें कर रहे हैं उसमें कुछ भी आपको पसंद आए या आपको लगे कि ये शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो अपडेट है वो आप तक पहुँचता रहे।